पंचायत आई तो वो करेक्टर लोगों को दिखा कि एकदम फियरलेस, और वो जो मेरा जिंदापना है, वो जो मेरा होना है, टोटलिटी है, उसके वजह से लोग कनेक्ट कर पाए। ये कम लोगों को पता है कि उसके पीछे मैंने कितना काम किया है अपने ऊपर में। इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को प्ले करते करते आप अपने अंदर की सॉफ्टनेस को कैसे टच कर पाते हो? मुझे बहुत तकलीफ, मुझे लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है। इतना ही ड्रामा होता, कुछ नहीं होता है। इमोशन ये सब का ड्रामा है यार। एक्टर बनना, और जो मैं एक्टर हूँ, एक्टर कॉम को जो मैं देखता हूँ, मैं वहाँ अपने आप को बहुत मिसफिट पाता हूँ। सिनेमा के जितने डायरेक्टर हैं वो लोग ही मुझे इतने इतने इनसिक्योर, इतने डरे हुए, इतने बीमार लगते हैं जिस तरह के वो सिनेमा बनाते हैं। उनको सबको ओशो डायनामिक की और ओशो के थेरेपी की ज़रूरत है। सिर्फ दुखी लोग जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। हो सकता है कि मेरे बात से लोग नाराज़ हों, और मुझे अच्छा लगता है जब कोई नाराज़ है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मुझे काम दे रहा है, मेरा क्या होगा, मेरा फ्यूचर है ही नहीं। तो जब आप इस तरह की बात करते हो और इस तरह की बात सोचते हो, तो ये आपका रियलाइज्ड या सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी आप इसे देखते हो या ईगो की जर्नी देखते हो? प्रिंसिपल की एक्टिंग करता है, बाप होने की एक्टिंग करता है, बेटा होने की एक्टिंग करता है, बाहर से आता है मस्ती करके, और घर में जो घुसता है तो शॉट देता है वो ऐसे करके। उसको पता है कहाँ क्या चल रहा है। वाइफ बहू होने की एक्टिंग करती है, बेटी होने की एक्टिंग करती है, पॉलिटिशियन होने का एक्टिंग करता है। उसको पता है क्या करना है, नहीं करना है। तो पूरी दुनिया तो एक्टिंग ही कर रहे हैं। जैसे कैरेक्टर्स के लिए जो थोड़े इंटेंस है, उनके लिए तैयारी कर रहे होते हो, तो आप अपने पर्सनल सेल्फ को उससे कैसे डिटैच रख पाते हो? तो बहुत एक डार्क स्पेस में चले गए थे और पर्सनल लाइफ में उसको डिसोसिएट कर पाना डिफिकल्ट हो रहा था, तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि हम इतना उस कैरेक्टर को जिए उस 1 साल के दौरान या 2 साल या जितने भी साल लगे उस मूवी को बनने में, कि हमको अपने इमोशनल स्टेट को उस कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट्स के बीच में फ़र्क करना मुश्किल है। ऐसा आपके साथ भी हुआ क्या? घरों में लोग डार्क स्पेस में, घरों में डिप्रेशन में, तो कैरेक्टर में कहाँ जा रहे हो डिप्रेशन में? इतना आसान है, ऐसे जैसे पानी पे किसी ने लिखना चाहा हो अपना नाम, और ये समझकर छोड़ दिया हो नाम लिखने वाला और ना लिखते हुए नाम को देखने वाला सब एक ही है। और वो नीली मछली जो कब से ये सब देख रही है। आज हमारे साथ हैं पंकज झा जी, जो कि एक एक्टर हैं, पेंटर हैं, ऑथर हैं। इनकी किताब अज्ञात से ज्ञात की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं, बहुत ही इन डेप्थ पोएट्री उसमें उन्होंने लिखी है, जिसमें एक एक जो पोएम है वो इतनी नायाब है, इतनी खूबसूरत है कि ज़िंदगी के मायने उस पोएम के थ्रू हम देख सकते हैं। आज द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पर हमने पंकज जी को आमंत्रित किया है कि वो आकर अपनी लाइफ की जर्नी और साथ ही साथ जिस तरह से वो सोचते हैं, क्योंकि उनकी काफ़ी सारी सोच जो है वो आध्यात्म से भी रिलेटेड है, कुछ उनकी टीचिंग्स हैं, कुछ ऐसे गुरु मास्टर्स हैं जिनके साथ उन्होंने काम किया है, वो खुद भी इसको आगे बढ़ाने का और सिखाने का काम करते हैं। तो एक इनके साथ एक बहुत प्रोफाउंड कॉन्वर्सेशन हो सकता है अपने आप को बेहतर समझने को लेकर। तो चलिए मिलते हैं पंकज झा जी से ऑन द जर्नी विद इन पॉडकास्ट। मैं एक अपनी कविता सुनाता हूँ, ठीक है? मैंने चांद पे कुछ लिखा है, तुम उसे चुपके से पढ़ लेना। तुम कुछ मत कहना, मैं सब समझ जाऊंगा। तुम शाम को याद करना, मैं रात सपने में जरूर आऊंगा। और इन दिनों अपने ही हरकतों पे हंसी आती है मुझे, बस यही एक बहाना है जिस पे हंसी आती है मुझे। तुम दूर हो या पास, अब ये कोई मायना नहीं रखता। मैं देख चुका हूँ खुद को तुम्हारी निगाहों में, अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखता। अब मैं अपने घर में आईना नहीं रखता। वाह, इतनी प्रोफाउंड है और रोमांटिक भी है। तो पंकज जी, इसकी इंस्पिरेशन कौन है? रोमांस रोमांस को खोजे हैं आप अपनी लाइफ में? मुझे लगता है कि ये जब सारा संसार, सारा इंस्पिरेशन और सब कुछ आपके भीतर ही है, और जब हम इंस्पायर कहीं और से होते हैं ना, तो वो फोटोकॉपी होता है,
उसमें वो बात नहीं होती, उस खुशबू नहीं होती है। जब फूल खिलता है ना तो उससे खुशबू खुद ही निकलती है। तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे थ्रू मेडिटेशन, थ्रू ध्यान, तो ये सब मेरे अंदर से निकली हुई खुशबू है, ये किसी से इंस्पायर नहीं है, जस्ट मेरे विंग से निकला हुआ खुशबू है, दैट्स इट। पंकज जी, आपने आते ही मेडिटेशन के ध्यान के तार छेड़ दिए। आपने इतनी बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, ब्लैक फ्राइडे, बड़े बड़े एक्टर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, के मैनन, आप खुद एक बहुत बड़े एक्टर हैं। और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स आपने किए हैं जो ग्रे भी होते हैं, थोड़े इंटेंस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। तो इतने स्ट्रांग कैरेक्टर्स को प्ले करते करते आप अपने अंदर की सॉफ्टनेस को कैसे टच कर पाते हो, कैसे महसूस कर पाते हो? मैं एनएसडी रेपेट्री में था मैं उधर, तो मुझे जब मैं देखता था वहाँ पे लोग एक्टिंग और एक्टर, मुझे एक चीज़ बड़ा अटपटा लगता था कि एक नाटक तैयार किया जा रहा है जिसको 1 महीना, 1.5 महीना, कई बार 2 महीना लोग वो डायलॉग याद करके रट के फिर कोरियोग्राफी हो रही है, ब्लॉकिंग हो रही है, सीन बना। तो मुझे बड़ा मोनोटोनस लगता था, मुझे लगता था ये तो मतलब लाइक ए पैरोट, मतलब मुझे लगता है कि इतना याद करके ये करके उसमें वो उसकी खुशबू नहीं होती थी, तो मुझे मज़ा नहीं आता था वहाँ पे, मुझे मैं कनेक्ट नहीं हो पाता था वहाँ के एक्टरों से भी। एनएसडी तो एक इतना बड़ा हाँ, प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं वहाँ कनेक्ट नहीं कर पाते हाँ, थे। नहीं नहीं कर पाते थे। मैं एनएसडी रेपेट्री में था, एनएसडी स्कूल में था नहीं मैं। और फिर वहाँ मीरा आई थी, मीरा नायर, तो उसने मुझे सेलेक्ट किया था 250 लोगों में मानसून वेडिंग के लिए। पता नहीं उसको क्या दिखा था। फिर मैं मुंबई भी आ गया, बट मैं देखा कि यहाँ तो एक्टिंग कम चलता है और मीडियोकर एक्टर ज़्यादा चलते हैं, कि आपको एक्टिंग के अलावा और जो मीडियोकरी का एक्टिंग है वो आपको आता है कि नहीं। क्योंकि अगर आप जैसे हो वैसे रहोगे, क्योंकि सब लोग बीमार है ना, बीमार इन द सबको ईगो का घाव है ना, सबको, सब मैं की यात्रा पे है। तो आपको अगर ईगो मसाज करना नहीं आता है तो आप तो फिर वैसे हो गए। खैर, मुझे जो काम मिला, मुझे टैलेंट के, मुझे बल पे मिला। मीरा ने सेलेक्ट किया, फिर मुंबई आया तो सबसे पहले राम गोपाल वर्मा के यहाँ से पहला कॉल वहीं से आया था कंपनी के लिए। फिर अनुराग और ब्लैक फ्राइडे, गुलाल और चमेली और ये और वो, तो फिर सब चल रहा था। तो बट मुझे मुझे लग रहा था कि नहीं, एक्टर बनना, और जो मैं एक्टर कॉम को जो मैं देखता हूँ, मैं वहाँ अपने आप को बहुत मिसफिट पाता था। ऐसा क्यों पाते थे आप? मुझे बड़ा नकली लगता था। मुझे लगता था कि आप जो हो, आप वहाँ पे होना ही नहीं है। लोगों से जिस तरह से मिलते थे, मतलब लोगों के हिसाब से आपको जीना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से बोलना पड़ेगा। जैसे आप डायरेक्टर हो और आप कोई फिल्म प्लान कर रहे हो, और अगर मुझे आपके पास आना है तो मुझे लगेगा कि ये सब गलत है, या फिर मुझे लग रहा है कि ये गड़बड़ है, तो मुझे नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा तो आप मुझे निकाल दोगे वहाँ से, क्योंकि आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आप खुद ही बहुत मुश्किल से डायरेक्टर बने हो। तो उसको अगर कोई भी उंगली उठाएगा या कोई भी कुछ ऐसा बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि मैं तो बड़ा मिसफिट हूँ, काम भी कर रहा हूँ, सब कुछ भी, पैसे मिल रहे, सब कुछ है, बट इनसाइड मुझे सब तारीफ कर रहे थे ये वो, बट मुझे अंदर बहुत, आई एम नॉट सेटिस्फाइड इनसाइड माई सेल्फ। फिर संजोग था कि एनएसडी रेपेट्री में मुझे ओशो की तस्वीर मिली थी, तो वो तस्वीर मैं लेके मुंबई आया था। मैं इसलिए हर जगह ये जिक्र करता हूँ, क्योंकि आज मैं महसूस करता हूँ कि मैं अपने मास्टर से ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि ओशो से किसी ने पूछा था एक बार कि हम कैसे सही मास्टर चुनेंगे। तो ओशो ने कहा कि मैं सही मास्टर कैसे चुनूंगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मास्टर सही है या नहीं। तो ओशो ने कहा कि तुम अगर चुन ही लोगे, तुमको जब पता ही चल जाएगा कि ये मास्टर सही है नहीं, तो फिर तो तुमको मास्टर की जरूरत नहीं है। तुम मास्टर नहीं चुनते हो, मास्टर तुमको चुनता है। तो मुझे ये फील हुआ। वो फोटो लेके मैं मुंबई में मेरे घर में रहता था, तरफ मेरी माँ की तस्वीर, एक तरफ ओशो की तस्वीर। फिर एक ओशो का सन्यासी, जो तथाकथित सन्यासी हैं ओशो के, वो भी रिलीजन बना दिए हैं ओशो के इसको, पूरे देशना को। तो वो मेरे घर पे आया, बोला कि ये तस्वीर, मैं बोले ज़्यादा नहीं पता, ये आँख मुझे बहुत पसंद है, आई डोंट नो व्हाई। फिर वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। फिल्म कर रहा था मैं, फिर मैं वहाँ पे मलाड एक जगह है, वहाँ पे डायनामिक करने के लिए जाता था। डायनामिक मेडिटेशन मुझे आज की तारीख में लगता है कि हर इंसान के लिए, खास करके इंडस्ट्री के जो डायरेक्टर्स लोग हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। इंटेंस थेरेपी है डायनामिक।
जिसमें कि आपको 1 घंटे का है, जिसमें 10 मिनट सांस लेते हो छोड़ते हो, फिर आपके जितने भी घाव हैं, इमोशंस के घाव हैं, उसको अगले स्टेज में उसको आप रिलीज करते हो। ये सब चालू किया कई सालों तक। फिर मेरा एक नया रास्ता खुला, फिर मैं पुनः आश्रम जाने लगा। फिर मैं वहाँ पे जितने भी ओशो के इंटेंस थेरेपी हैं, मिस्टिक रोज 21 दिन का है, नो माइंड है, बीइंग हियर है, हु इज इन है, फिर वहाँ मुझे इंटरनेशनल लोगों से मिला और मुझे फिर पता चला कि अभिनय क्या है, पेंटिंग क्या है। और आज के तारीख में इंडस्ट्री के बहुत लोग जिक्र करते हैं ओशो की बात के। किसी ने पूछा था, एक्टर ने ओशो से कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ तो मैं कैसे बनूंगा बेहतर एक्टर। तो ओशो ने 2 लाइन में बताई थी कि जीवन ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, और अभिनय ऐसे करो जैसे जीवन जीवन जी रहे। ये इससे बड़ा कोई फिलॉसफी नहीं है अभिनय का। तो अभी जो मैं अभिनय जो मैं करने जाता हूँ, तो मैं अपने पात्र को जीता हूँ मैं। तो इसीलिए जैसे ये पंचायत आई, तो वो करेक्टर लोगों को दिखा कि एकदम फियरलेस, और वो जो मेरा जिंदापना है, वो जो मेरा होना है, टोटलिटी है, उसके वजह से लोग कनेक्ट कर पाए। ये कम लोगों को पता है कि उसके पीछे मैंने कितना काम किया अपने ऊपर में। पंकज जी, आप बात कर रहे थे कि आपने खुद को मिसफिट की तरह पाया। जी। जो ऑडियंसेस इस पॉडकास्ट को देख रही है, सुन रही है, कहीं ना कहीं उनकी भी ये कश्मकश है कि वो भी अपने आप को जिस भी एनवायरनमेंट में वो हैं, चाहे वो उनका वर्क प्लेस है, चाहे वो उनका परिवार है या दोस्ती का सर्कल है, वहाँ पे खुद को मिसफिट की तरह पाते हैं। और ये बहुत आसान रियलाइजेशन नहीं है। आप क्योंकि बहुत अकेला महसूस करते हैं उस वक्त पे, क्योंकि आप किसी से फिर वो कह नहीं पाते या कह नहीं सकते, या समझते हैं कि शायद उनको समझ नहीं आएगा, इस वजह से नहीं कह पाते जो आप हैं। तो उस अकेलेपन को कैसे डील करें जो आपको मिसफिट होने से आता है? ये तो बात की बात है कि आप वहां से अपनी एक नई जर्नी कैसे शुरुआत करते हैं, आप कैसे करेज को लेके आते हैं, आप कैसे अपनी आइडेंटिटी बनाना शुरू करते हैं। लेकिन जो शुरुआती दौर होता है अकेलेपन का, इस भावना से गुजरने का कि आप मिसफिट हैं, और कहीं ना कहीं आपको काम करने की भी इच्छा है, आप वो भी वहां पे भी पूरी तरह से सब चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं इस वक्त पे, तो उसको कैसे आप बैलेंस क्रिएट करते हो? नहीं, अकेलापन महसूस करने की बात ही नहीं, अकेले तो हम हैं। अकेलेपन को जो हम भरने की कोशिश करते हैं, उससे और भी ज़्यादा अकेलापन बढ़ता है। इसीलिए जो सारे फैमिलीज बनते हैं, फैमिली देखो तो सारे फियर ओरिएंटेड हैं। जो लोग शादी करते हैं वो सिक्योरिटी के लिए करती है। प्रेम व्रेम का तो वहाँ कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरी एक कविता है कि जब 2 लोगों में प्रेम खत्म हो जाता है, फिर वो साथ रहने लग जाते हैं। तो वो जो अपने साथ जो लोग नहीं रहना चाहते हैं, वही लोग फैमिली बनाते हैं, और वो धीरे धीरे अपने आसपास इतना झूठ का बाजार खड़ा करते हैं ताकि उनको ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं है, जबकि आदमी अकेला है। पर आपको ऐसा ऐसा नहीं लगता कि लोग सच में एक खुशी पाते हैं, एक प्रेम पाते हैं जब वो अपना परिवार क्रिएट करते हैं, तो नहीं हर सारे, कोई फेक नहीं कर रहा है? नहीं नहीं, ऑलमोस्ट 99% जो पूरा सिस्टम ही है, जो पूरा मैरिज का जो संस्था है, मैंने शादी वादी नहीं किया, मैंने किसी भी शादीशुदा लोगों को खुश नहीं देखा हूँ। मतलब शादीशुदा लोग, घरों में जितना एक्टिंग होता है, घरों में जितना झूठ बोला जाता है, घरों में जितना पॉलिटिक्स होता है, मैंने कहीं नहीं देखा। इसीलिए तो अपनी दुनिया में इतना पॉलिटिक्स का बोलबाला है, क्योंकि घर घर में पॉलिटिक्स होता है, हस्बैंड वाइफ में पॉलिटिक्स होता है। मतलब मैंने, ऐसा नहीं कि मैं कहीं पढ़ा हूँ, मैंने जिंदगी को पढ़ा है। मैं ऐसा नहीं कि कोई किताब पढ़ा या कि ये पढ़ा, मैं घुस घुस के जिंदगी में देख देख के मैं, इसलिए मेरे बात में वो बात है। हो सकता है कि मेरे बात से लोग नाराज हों, और मुझे अच्छा लगता है जब कोई नाराज है, क्योंकि कम से कम कुछ तो होता है। लोग इतने उसको हमारे यहाँ बिहार में बोलते हैं भोत हो जाना, वो इतने डेड हो गए कि वो उनको कुछ बात लगती भी नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि उनको बात लगे, सोचे, तिलमिलाए, मुझे गाली भी दे, मजा आता है। अगर आपको कोई गाली दे रहा है, दैट मीन्स कुछ लगा है ना उसको। तो अकेलापन को दूर करने के लिए आप जितना भी ड्रामा करोगे आसपास, उससे और अकेलापन बढ़ेगा ही। और आपको देखो ना, आज क्यों इतने स्पिरिचुअल मास्टर दुनिया में हैं। पर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि जो लोग परिवार बनाते हैं वो सिर्फ अकेलेपन को दूर करने के लिए बनाते हैं? अकेलेपन को दूर करने के लिए ही परिवार बनाते हैं। ओशो कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जिए, तुम अपने बच्चे के लिए जियोगे, फिर तुम्हारा बच्चा अपने बच्चे के लिए जिएगा, उसका बच्चा अपने बच्चे, फिर तो तुम कब जियोगे? उस चेन को ब्रेक कब करोगे? आप देखो ना लोगों का क्या हाल है। लेकिन जैसे आपने कहा आप अपनी माँ से बहुत क्लोज हैं, तो वो भी तो एक परिवार का माँ हिस्सा से है। इसलिए क्लोज हैं क्योंकि माँ प्रकृति है, मैं वहां से आया हूँ।
मैंने फादर का भी नाम नहीं लिया, मैंने माँ का लिया, क्योंकि माँ स्त्री है, मैं वहाँ से आया हूँ। और माँ एक वुमेन है। माँ नहीं होती है, माँ प्रकृति होती है, जहाँ से हम आए हैं। हमने माँ को लिमिटेड कर दिया है ना, कि माँ है या मेरी माँ है या उसकी माँ है। माँ प्रकृति है, वुमेन प्रकृति होती है। मैं प्रकृति से आया हूँ और परमात्मा की तलाश में हूँ। यही है पूरी जर्नी जिंदगी की। और परमात्मा की तलाश का मतलब ये नहीं कि मैं कोई बड़ी बात कर रहा हूँ। परमात्मा परमात्मा कोई कहीं बैठा हुआ नहीं है, या कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि हाँ तुमने परमात्मा मतलब जो आप में बसता है परमात्मा, हम सब में बसता है परमात्मा। ये फूल में, पेड़ में, पहाड़ में, पत्थर में, वो एक परमात्मा होने का कितना बड़ा सबूत है। इतना बड़ा वो बोगनविला का गुच्छा में देखता हूँ तो मैं रोने लगता हूँ। तो वहाँ है, तो वो प्रकृति है माँ, इसलिए माँ से कनेक्टेड हूँ। आपको ऐसा लगता है कि जब हम डीपली स्पिरिचुअल हो जाते हैं या किसी मास्टर को बहुत गहरे तौर पर फॉलो करने लगते हैं, तो हमारी सोच कुछ इस तरह की बन जाती है जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि फिर परिवार बनाने में इंटरेस्ट नहीं है और ये सब एक आडंबर की तरह लगने लगता है। तो इसमें क्या एक एक मास्टर की संगत या फिर उस थॉट और उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने नहीं, का रोल? पूरी दुनिया परिवार है। मैं जितना अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने सबका जितना केयर करता था, मैं आज भी अपने मेरे आसपास जितना जो सब मेरे प्रेम के कनेक्शन है। मेरे जिससे भी कनेक्शन होते हैं, मैं माइंड यूज ही नहीं करता हूँ। तो पूरी दुनिया मेरी फैमिली है। क्यों अपने आप को सब तो, आप देखो ना, पूरी ट्रेनिंग ही होती है कि मेरा बच्चा, मेरा फैमिली, मेरी पत्नी, मेरा प्रॉपर्टी, मेरा मेरा सब तो नोचने में लगे हैं पूरे प्रकृति को। और पूरी ट्रेनिंग ही है जमा करने की, खींचने की। मुझे प्यार करो, मुझे दो, मुझे देखो, सब तो। और ओशो ने हमको सिखाया है कि प्रेम का मतलब होता है देना। तो मेरे लिए तो पूरी दुनिया, मैं जो दे रहा हूँ, ये जो लोग सुन रहे हैं, एक बहुत सुंदर चीज दे रहा हूँ ना मैं। अगर मैं अपने बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, तो मैं तो बहुत मीठा मीठा बात करता। अभी मुझे फेमस हो गया हूँ मैं, और ये कि मुझे सब डायरेक्टर बोलेगा वाह क्या बात है, अगली फिल्म पंकज झा को देंगे, मुझे उसका कोई फिक्र नहीं है। मुझे तो यहाँ के मतलब सिनेमा के जितने डायरेक्टर हैं, वो लोग ही मुझे इतने मतलब इतने इनसिक्योर, इतने डरे हुए, इतने इतने बीमार लगते हैं, जिस तरह के वो सिनेमा बनाते हैं। उनको सबको ओशो डायनामिक की और ओशो के थेरेपी की जरूरत है। आप डायरेक्टर तबके की बात कर रहे हो और आजकल जिस तरह की फिल्में बन रही है, आपको क्या लगता है कि हम अपने यूथ को और जो भी लोग इन फिल्मों को देखते हैं, बहुत बड़ा ऑडियंस है फिल्मों का, ऑनलाइन जो पोर्टल्स हैं, जो नेटफ्लिक्स है या और भी तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका भी एक बहुत बड़ा ऑडियंस है। और लोग आजकल, पहले तो हफ्ते में एक फिल्म या एक महीने में एक फिल्म देखा करते थे, आजकल तो एक दिन में 3-3 फिल्में देख लेते हैं। वीकेंड पे तो मैं देखती हूँ कि वो मैराथन, मूवी मैराथन जैसा कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप कह रहे हो इतने इनसिक्योर खुद हैं ये डायरेक्टर्स और एक्टर्स और ये पूरी कम्युनिटी, तो ये खोखली कम्युनिटी इवेंचुअली लोगों को क्या दे पा रही है? कुछ नहीं दे पा रही है। सिनेमा को मैं ऐसे देखता हूँ, जो मेरा विजन है, कि सिनेमा एक बिजनेस है। जैसे आप पान की दुकान पे जाओगे, कभी कभी पान अगर आपने कभी खाया नहीं। मैंने खाया नहीं, मीठा पान खाया है। हाँ तो कभी वो थोड़ा हाँ नकली वर्जन दुकान पे, होता है हाँ पान का। तो दुकान पे जाओगे तो पान की दुकान पे देखोगे कि आजकल ना वो दुकानदार दिखता ही नहीं है। वो ऐसे लगता है जैसे दूल्हा के आगे में नहीं वो झालर लटकाते हैं, वो ऐसे ही पान की दुकान पे रहता है वो। और सारा गुटखा सब रहता है, इलायची तो फलाना तो ये तो वो, लतर ऐसे लटका रहता है ऐसे करके। जैसे हमारे यहाँ झिंगनी करेला होता है ना, ऐसे लटका रहता है। तो वो गुटखा के जैसे हैं सारे वेब सीरीज फिल्म, सब वही है। सिर्फ दुखी लोग जाते हैं सिनेमा देखने के लिए। जो आदमी अपनी जिंदगी में खुश है, अपने आप से खुश है, वो क्यों जाएंगे दूसरे की जिंदगी में क्या हो रहा है देखने के लिए? नहीं जाएंगे ना। आप अपनी फिल्मों के लिए नहीं चाहते कि ऑडियंसेस मैं आए देखें? मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मेरा मेरा इतना काम होता है, मुझे बुलाते हैं कि भाई इतना काम है, मुझे पैसे देते हैं, मुझे ये आता है जिससे मेरी जिंदगी से, ये मेरे कपड़े हैं, मुझे अपना घर चलाना होता है, मेरा अपनी जिंदगी मुझे चलाना होता है। इसके अलावा मुझे सिनेमा लाइन से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये गुण परमात्मा ने दिया है, मेरे लिए इजी है, मैं करके आता हूँ, मेरे लिए इतना ही है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मास्टर ने मुझे बचा लिया। नहीं तो मैं देखता हूँ एक्टरों को 2-4 फिल्म करें, उनको समझ में नहीं आता है कि कौन वाला कोट पहने, कैसे चलें, कैसे खड़े हों, वो क्या हो गए यार। तकलीफ होती है उनको देख के। आदमी था यार, ऐसे ही आदमी आदमी जैसा था। चाय के टपरी पे बैठ के चाय पीता था और बातें करता था, और वो क्या हो गया यार। और मैंने सक्सेस लोगों को जितना असफल देखा है ना, मैंने ऑलमोस्ट जितने भी सक्सेस लोगों को असफल देखा है, उतना मतलब असफल को भी उतना असफल नहीं देखा है।
बहुत गहरी बात आप कह रहे हो। और आई थिंक ये आज की डेट में हमारे समाज की रियलिटी भी है कि सक्सेसफुल लोग वाकई में कितने असफल हो रहे हैं अपने हाँ जीवन में। हाँ अपनी जीवनी बनाने में तो सक्सेसफुल हैं, हाँ। फेम, मनी, रुतबा, शोहरत, पैसा, वो सब है। अब मेरी वो कविता है, अभी परसों ही मैंने डाला था कि अक्सर चमकते हुए लोग ही अंधेरे में रहते हैं। ठीक है। और मेरे लिए सक्सेस का कुछ और ही मतलब है। मेरे लिए सक्सेस का मतलब है कि जो प्रेजेंट में जीता है उसको मैं सक्सेस बोलता हूँ। जो अपने पास्ट को कैरी नहीं करता है, जिसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो सक्सेस आदमी है। क्योंकि जिंदगी तो प्रेजेंट में है ना। आप अपने आप इतना क्या किया है, और फिर वो वैसा लगेज बैगेज वो लेके सब कैरी करके चल रहे हो। क्योंकि वो सब इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से आया हुआ है। आप जो आप कैसे देखते हो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को? जो भी चाहता है कि मैं कुछ हूँ, वो भीतर उसको पता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। उसको पता है कि मैं बहुत गरीब हूँ भीतर इनसाइड। सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। अगर आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना हो तो आप कैसे करोगे? कुछ नहीं, मैं आपसे बातचीत करने के, मेरा कोई इंट्रोड्यूस नहीं। इंट्रोड्यूस क्या करना है? कौन मुझे सर्टिफिकेट देगा कि चलो तुम इंट्रोड्यूस हो गए, वाह मैं तुमको सर्टिफिकेट देता हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग विथ यू। मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में। हो सकता है कि ये लोग देखे ना देखे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये देखे या मैं एक ब्रॉडकास्ट करके आया हूँ। मैं आपसे मिला, एक इस मोमेंट को जी रहा हूँ, दैट्स इट। मुझे किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। मैं मजा ले रहा हूँ अपनी बात करने का, अपने बोलने का। तो सक्सेस को मैं, जैसे मैंने काफी अपने ऊपर काम किया, मुझे लोग बोलते थे पागल है मेडिटेशन ध्यान के लिए। तो मेरा एक फिलॉसफी आया है, मेरा खुद का है वो, कि अगर इतना पास्ट है तो इतना फ्यूचर होगा, और अगर इतना पास्ट है तो इतना फ्यूचर होगा। अगर आपका पास्ट गिर गया तो आपका फ्यूचर भी गिर गया, फिर आप प्रेजेंट में ही होगे। और जिंदगी प्रेजेंट में है, फिर आपका आंख खुलेगा, फिर साफ होगा। तो ओशो ने हमको आंख दिया है। तो आंख वाले लोग कहते हैं ना कि अंधों की दुनिया में आंख होने की घोषणा करोगे तो लोग तुम्हारी आंख निकाल लेंगे। इसीलिए हर सच बोलने वाले को सूली दिया गया है। आज पूरी दुनिया ओशो को सुन रही है। यही कम से कम 35-40 देश से बैन किया गया था ओशो को। और आज हर आदमी बोल रहा है कि या आई एम समटाइम आई लिसनिंग ओशो इज अ गुड फिलोसफर। उनको पता भी नहीं है फिलोसफर क्या होता है। कोई बोल रहा है कि ओशो ने इतनी बड़ी बात कही है कि जीवन ऐसे जियो जैसे एक्टिंग कर रहे हो, एक्टिंग ऐसे करो जैसे जीवन जी रहे हो। उनको कुछ नहीं पता है। अब मेरा ड्रीम था एक समय में, मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को सुनना चाहिए ओशो को। आप काफी इंस्पायर्ड लगते हो ओशो से। ओशो से इंस्पायर नहीं हूं मैं। और ये भी बहुत गलत धारणा है कि ओशो का कोई फॉलोवर नहीं है। ओशो ओशो का मतलब होता है आप। ओशो का मतलब होता है आप। आपकी जिंदगी, आपका सेंस। आपको एग्जिस्टेंस ने जब इस दुनिया में भेजा था, तो आपको वो मास्टरपीस ही बना के भेजा होगा ना। बाद में आप बनते हो ना। ये धर्म से जुड़ते हो, उस धर्म से जुड़ते हो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा, ये ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सारा लिस्ट आपको फैमिली पकड़ाता है, फिर इंस्टीट्यूट पकड़ाता है, फिर देश पकड़ाता है। तो वो सारा लिस्ट लेके आप घूमते रहते हो और ज़िंदगी आपके सामने से गुजर के चली जाती है। तो उसको वो सारा लिस्ट मेरा ख़त्म हो गया है। तो अगर वो लिस्ट लेके नहीं घूमेंगे, हाँ। कोई यंगस्टर है, मानिए कोई 18-20 साल का नवयुवक है, युवती है, यंगस्टर है, वो अगर उसके पास कोई लिस्ट नहीं है, क्या करना है, उसका कोई रोड मैप नहीं है, तो वो क्या अपनी लाइफ में करेगा? आप मतलब देख उसके अगले एक्शंस कैसे डिफाइन आप होंगे? देख लो ना, यूथ तो जी ही नहीं रहे हैं। यूथ तो सब, मैंने बोला अभी कहाँ कॉलेज में गया था, मैंने बोले कि सबसे पहला जो लोन दिया जाता है, सबसे बड़ा बिजनेसमैन बाप होता है। सबसे पहला लोन बाप ही देता है अपने बच्चों को। पैसा भी देता है, इमोशनल लोन देता है। और उसको तो वो बैंक वाले को तो चुका भी देगा, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं चुका पाता है। देयर पीपल आर इमोशनली सिक। पेरेंट्स इमोशनली सिक हैं। अपने बच्चों को हिलने नहीं देते हैं। वो एक एक चीज खबर करेंगे। उनको पता है कि मेरा, मैं शादी करके फंस गया, मैं बच्चा पैदा करके फंस गया। उसको पता है कि इसमें जो मैं मर मर के पैसा कमा रहा हूँ, और अपने बच्चे पे अगर मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि इस बच्चे से मेरा पैसा वापस आएगा। दे ऑल आर बिजनेसमैन। लेकिन इमोशनली हम बोलते हैं कि हमारे माँ बाप हैं बड़े प्यारे, पापा मेरे मेहनत के। अरे पापा मेहनत के तुम्हारे बोलने से क्या होगा? बाप की जिंदगी तो गई ना। मैं ऐसे देखता हूँ। तो फिर और क्या यूथ करना और चाहिए यूथ लोगों वूथ को? नहीं है, बूढ़े हैं सारे। ये जो 18 साल के बूढ़े हैं सब, वो अपनी चिंता कर रहे हैं फ्यूचर की। मतलब फ्यूचर संवारने, अरे तो आप देखो ना कि 30 32 25 साल तक तो आप जिंदगी एक करियर बनाने में लगे रहते हो। जिस समय में आपको मतलब लाइफ को एक्सप्लोर करना था,
मेल फीमेल, जो नेचुरल चीज़ आपका ग्रो हो रहा था आप उसको खारिज करके कैरियर बनाने में लगते हो, फिर नौकरी करते हो और हर घर में गुलाम तैयार किया जाता है। इसलिए ऑफिसों में एक बार बैठा है बंदा ऐसे करके चेयर लगा के, अपने से बड़ा साइज का, उस पर तौलिया डाल के ऐसे करके बैठा है कोई, और फिर वो बोलता है कि तुम 10 मिनट लेट क्यों हो गए, क्योंकि बाप भी उससे पूछता था ना। तो उनको चाहिए कोई रूल करने वाला, क्योंकि उनकी गुलामी उनके डीएनए में घुसी हुई है उन बच्चों की। तो बच्चे तो यंग तो है नहीं, सारे बूढ़े बच्चे हैं, सारे गुलाम हैं, उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है गुलामी की। तो क्या करना चाहिए? और हर माँ बाप को गुलाम बच्चे ही पसंद हैं, रेबेलियस बच्चे पसंद नहीं है। तो क्या क्या करे करना फिर चाहिए वो बच्चे? जाने, मुझे क्या मतलब, वो जानेंगे ना, वो एक्सप्लोर करेंगे। और ये एक्सप्लोरेशन की जर्नी शुरू कहाँ से होती है? सेल्फ रियलाइजेशन तो करना, और एक ही एजुकेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन। बुद्ध के पास एक बंदा था, 60 साल का था, तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है। उन्होंने कहा कि 4 साल। तो बोले मैं आपकी उम्र पूछ रहा हूँ, और भी थे सब विशुल होते। 4 साल। बोले लेकिन आप तो 60 साल के लग रहे हैं। बोले जागे हुए 4 साल ही हुआ है, और जब से जागा हूँ तब से जिंदगी को काउंट कर रहा हूँ। तो उसके पहले तो ड्रीम में ही पूरी जिंदगी गई थी। यूथ सारे बूढ़े सब हैं, भविष्य की चिंता और ये, और पापा का इतना करना है, माँ बाप के लिए जीना है, पापा के लिए जीना है, क्या कर रहा है, क्या ड्रामा चल रहा है यार। तो क्या करे फिर यूथ? हैं? क्या करे फिर यूथ? गलतियां करें, और अगर गलत लगता है तो बाप की आंख में भी डाल के बोले, आंख, कि भाई ऐसा है कि मुझे आपकी बात ये समझ में नहीं आ रही है। वो बाप के लिए भी अच्छा है और बच्चे के लिए भी अच्छा है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों को सहारा मानते हैं, जबकि उनको अपनी ज़िंदगी देखना चाहिए। तभी तो पूरे मतलब भारत का कॉन्सेप्ट था ना वो, कि 25 साल गुरुकुल और 25 साल गृहस्थ और 25 साल ये, फिर ध्यान मेडिटेशन में लगा है। माँ बाप जीने ही नहीं देते हैं बच्चों को, इतना ऑक्यूपाइड करके रखते हैं। और सबसे बड़ा जो अगली मुझे लगता है, जो लड़कियों को जो तैयार किया जाता है, और लड़कियां वैसे तैयार भी होती है, कि एक पैसा वाला कोई भी कार्टून टाइप का भी लड़का हो, ऑलमोस्ट वही रहते हैं, लेकिन वो पैसा कमाता है, तो लड़की को ऐसा तैयार किया जाता है कि तुम वहां जाओगी और तुम्हारा सब टेक केयर करेगा, तुम्हारी शादी होगी। बात तो शादी हो रही है, बात तो ड्रामा हो रहा है, लेकिन उस जड़ में जो है वो बहुत ही अगली है। उस लड़के लड़की में कोई प्रेम ही नहीं है, एक दूसरे को ना जानते हैं, ना इंटीमेट है, ना कोई किसी के मतलब हार्ट से कनेक्टेड है, ना कोई किसी की अंडरस्टैंडिंग है। और सिर्फ एक बंदा पैसा कमाता है, उस आधार पे अब उस वहां पे जा रही है। तो ये तो बहुत ही अगली है, इट्स वेरी अगली। लेकिन लव मैरिजेस भी होती हैं नहीं, जहाँ लोग एक लव लव दूसरे तो को नहीं जानते है, हैं। वो लव नहीं है। वो तो सिनेमा वाला लव है, सिनेमा से जो ट्रेंड होते हैं वो लव है। लव तो, लव का मतलब बुद्ध को पता था। ये तो लव लू तो बीमारी है। मैंने किसको बोला था कि कोई बोला लव स्टोरी लिख रहा हूँ, हम के लिए जहाँ लव होता है ना वहाँ स्टोरी नहीं होता है, और जहाँ स्टोरी होता है ना वहाँ लव नहीं होता है। ये लव लुव तो बहुत बड़ी बात है। तो आज की तारीख में सबसे अगली वर्ड है लव, इट्स वेरी, लव, बाप रे। आपकी बात से ना मुझे पीपल बाबा हमारे पॉडकास्ट पर आए थे, जो कि ओशो के एक बहुत बड़े डिसाइपल भी रहे हैं, मतलब उनके आश्रम में जाते रहे और ओशो के साथ उन्होंने काफ़ी काम भी किया। कुछ वर्ष उनके आश्रम में रहे भी अपने यूथ यंग यंग डेज में। तो वो कह रहे थे कि एक लाइन उन्होंने कही जो मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लगी, कि तुम क्या बड़ी बड़ी बातें करोगे, तुमको तो प्यार करना भी नहीं आता। तो ये जो प्यार करना है, इसकी सही डेफिनेशन क्या है? प्यार करने का मतलब है कि हर बच्चे को झूठा प्यार दिया गया है, क्योंकि जब माँ बाप के अंदर प्यार नहीं है तो एक्सीडेंटल चाइल्ड है, वो हो गए, कब हो पता भी नहीं चलता है। नॉर्मली सारे बच्चे ऑलमोस्ट ऐसे ही हैं। तो उनको झूठा प्यार दिया जाता है, तो उनको झूठे प्यार की आदत हो जाती है, लड़कियों को, लड़कों को, सबको। उनको लगता है कि प्यार का मतलब कोई आपको पैम्पर करे, कोई आपको प्यार करे। वो फिर ओशो से जुड़ने के बाद, थेरेपी करने के बाद जो मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग आई है, प्यार का मतलब होता है देना। और अगर आपका कोई प्यार स्वीकार करता है तो आपको थैंक्सफुल होना चाहिए कि अगले ने मेरा प्यार स्वीकार किया है। तो जब आप प्यार बांटने लगते हो, तब आप ह्यूमैनिटी से ऊपर उठ जाते हो, आप फिर मांगते नहीं हो। अदरवाइज सब तो भिखारी ही है ना, मतलब बड़े बड़े गाड़ी में भी तो भिखारी ही घूम रहे हैं। मतलब सब मांग रहे हैं, वो उससे, वो उससे, कभी प्यार दे दो, कभी ये दे दो, कभी बिजनेस दे दो, कभी पैसा दे दो। तो भिखारियों की नगरी है वो, है ना वो तो।
अब स्वीकार करो ना करो, लेकिन सच तो सच है। लेकिन जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है सोसाइटी तो पंकज जी, सड़ा हुआ है। वो तो इसी आइडिया पे बना हुआ है, नहीं नहीं, हम तो किस कैसे चैलेंज करें सोसाइटी इसको? मतलब क्या, इंडिविजुअल की बात करो ना, सोसाइटी तो बड़ा फेक वर्ड है। मैं अगर इंडिविजुअल की बात करूं, जैसे मैं आपसे थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अगर कोई 18-17 साल का बच्चा है, वो तो अभी इस आप आज उम्र के इस पड़ाव पे हैं, एज इन आपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में। आपने जैसे बताया कि आपने बहुत तरह के मेडिटेशन किए, खुद को खोजा, खुद को ढूंढा, काम किया, एनएसडी में भी गए। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के बाद आप आज वो पंकज झा हैं जो हैं। लेकिन जो एक 17-18 साल का बच्चा है जिसे अभी बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, और जितनी भी उसकी समझ बनी है वो इन्हीं सब आइडियाज से बनी है जिन्हें आप कह रहे हो बेकार आइडियाज हैं। ये प्यार का आइडिया भी बेकार है, उनको ये नहीं आता, परिवार में भी प्यार नहीं होता सच्चा। लेकिन उनके लिए तो उनका पूरा वर्ल्ड व्यू अभी यही है और समझ भी यही है। तो वो कैसे ऑपरेट करे आज के इस टाइम में? मुझे लगता है कि अपने प्रति ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि रिटर्न टिकट जो है वो कंफर्म है। हम्म। तो जितना ड्रामा करना हो कर लीजिए इस बीच में, क्योंकि मरते समय मरने का अफसोस नहीं होता है, मरते समय एक ही अफसोस होता है कि जिंदगी मिली थी और बेकार चली गई। आपने कहा अपने प्रति ईमानदार हो जाइए। मुझे लगता है जब हम बहुत यंग होते हैं, उस उम्र में होते हैं, 17-18-20 साल की उम्र में, जब हम कुछ कर लेना चाहते हैं और हम अपना नया नया करियर की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई में कुछ चुनते हैं, तो उस वक्त पे हमारी लाइफ की समझ बहुत लिमिटेड होती है, और उस लिमिटेड समझ में अपना वाला एंगल ज़्यादा होता नहीं है। उसमें ये होता है कि मेरे माँ-बाप की मुझसे क्या अपेक्षा है, वही तो बता रहा था। मेरी आज जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, वहाँ मेरी क्या पोज़ीशनिंग है, मेरा क्या स्टैचर है मेरी क्लास में या मेरी ऑर्गनाइज़ेशन में, मैं आगे उन्नति कैसे करूँ? उसमें अपने आप को क्या अच्छा लगता है, आप किस पे ज़्यादा खुश होते हैं, आप कहाँ से डिससैटिस्फाइड नहीं फ़ील करते हो, ये सब सोचने का इसमें उस समय जो लाइफ़ की पेस होती है, वो इतनी फ़ास्ट होती है कि आप ये सब नहीं सोचते हो उस वक़्त पे। तो मुझे लगता है जो जो फाउंडेशन उस वक्त हो जाती है, और फिर हम उस फाउंडेशन पे 20 साल निकाल देते हैं, और जब हम 40s के आसपास आने लगते हैं, तो फिर जिस तरह से एक एक टर्म है मिड लाइफ क्राइसिस जिसे कहते हैं, कि एकदम से लगता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, और एकदम से आप अपनी लाइफ को पूरा रिफ्लेक्ट करते हो तो लगता है कि मैं बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ उस पूरी जिंदगी से जो मैंने अब तक जी ली, जिसको मिड लाइफ क्राइसिस के नाम से आज की डेट में एक बहुत पॉपुलर टर्म है। तो कहीं न कहीं मुझे लग रहा है जो आप बातें कर रहे हो, कहीं न कहीं उसका फाउंडेशन उस यूथ में सेट हो जाता है। और लेकिन आप कह रहे हो ये सबके लिए ऐसा है। आपको लगता है कि ये बातें सब पर यूनिवर्सली अप्लाइड हैं, या फिर कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, या कुछ एक एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है जो जो ऐसा है, जहाँ पर पेरेंट्स के बारे में, जो आप मैरिज के इंस्टीट्यूशन को जो आप कह रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है और सिर्फ अकेलेपन को दूर करने के लिए किया गया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सब लोगों के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है। कुछ लोग तो सच में प्रेम से और उस तरह से भी घर बसाते होंगे। क्या ये बहुत नकारात्मक तरीका नहीं है लाइफ को नहीं देखने नहीं, का? घर वर तो यहाँ है नहीं ना। वो मेरी कविता है कि आ, कब्र बना रहे थे इस भ्रम में कि घर बना रहे हैं, इधर घर कहाँ है, इधर अ, क्या बना रहे हैं, अपनी फैमिली बनाते किधर है हैं अपने। फैमिली, इधर इधर से तो जाना है, तो क्या फैमिली है। आप जाके देखो, बूढ़े माँ बाप से पूछो कितना आज से बनाए थे फैमिली के, तो कहाँ गए सारी फैमिली। आप जाओ घर में लोगों के पास जाओ तो सही। तो क्या सबको सिंगल रहना चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं करना नहीं, मैं तो कहता हूँ शादी बहुत अच्छी चीज़ है, कम से कम 4-5 करनी चाहिए, 10 करनी चाहिए, चाहिए? करके देख लेनी चाहिए। शादी क्या होता, क्या है शादी सबसे पहले। मान लीजिए एक दूसरे प्लेनेट से कोई आदमी आएगा और कहेगा कि शादी होता क्या है, मतलब दो लोग साथ में रहेंगे, इसको पक्का करने का नाम शादी है ना, कि सोसाइटी तय करेगी। आप देखो शादीशुदा, शादी के वजह से ही सारे जितने भी साइकोलॉजिकल मास्टर, स्पिरिचुअल गुरु, ये कौन लोग जाते हैं पूछने के लिए, जो रोते हैं मेरा ऐसा हुआ मेरा ऐसा हुआ, ये कौन लोग हैं, सारे तो शादीशुदा वाले लोग हैं। और सबसे ज़्यादा घरों में झूठ बोलने वाले, और सबसे ज़्यादा जो मतलब अब मैं क्या बोलूँ, सब तो शादीशुदा लोग ही होता है। सारी औरतें बीमार पड़ जाती है, उसको पता है, चूंकि औरतों के लिए सारे रास्ते बंद है, उसको बताएगा कि यही है। सोसाइटी के डर से वो रिवोल्ट नहीं करती हैं, करने वाली करती हैं, झगड़ा चाहिए उसके लिए। मैं अभी पूरी दुनिया में अकेला आदमी हूँ, मेरा कोई नहीं है। सारे रिलेशन रिलेशन का मतलब ही है दो लोग दुखी हैं, कि भाई हम दूसरे को, मतलब हम वो पकड़ ली, एंकर लगा ली कि तुम मेरे मैं तेरे। भाई कितना बड़ा झूठ है यार। हम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हैं, दूसरे को क्या बेवकूफ बनाएंगे। आप देखो ना शादीशुदा लोगों का हाल तो देखो,
इंस्टीट्यूट है, वो संस्थान है, उसके मेंबर बनने होते हैं। अगर आप नहीं बनोगे तो आपको, आप देखो ना क्यों लड़की, अब अगर शादी इतना बढ़िया चीज है, इतने लोग लाखों खर्चा करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो क्यों शादियां टूट रही है, क्यों इतने डिवोर्स हो रहे हैं? मैं तो कहता हूँ शादी होना चाहिए, सब शादी का भी सर्टिफिकेट और पीछे में डिवोर्स का भी उसमें फॉर्म में होना चाहिए। डिवोर्स आसान होना चाहिए, डिवोर्स मुश्किल है, शादी बहुत इजी है। हम सब जीने के लिए आए हैं यहाँ पे, ये सब ड्रामा करने के लिए थोड़ी आए हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ अकेले अकेले शादी करो, दोस्त की तरह रहो। मैं तो बोलता हूँ शादीशुदा लोगों को, अगर आपको रत्ती भर भी लगता है कि दो लोग आपने सुख दुख में साथ दिया है, अगर आपके पास हैं उतने मतलब पैसे हैं, तो कम से कम आप अलग अलग स्पेस में रहो, सबको अपना स्पेस दो ग्रोथ करने के लिए, ताकि उसको समय मिलेगा। और सारे लड़के और हस्बैंड सब तो बच्चे ही हैं अभी, वो बरमूडा ढूंढ रहे हैं और पराठा में घी लगा रहे हैं, और मेरा उधर पर्स कहाँ गया, दे आर चाइल्ड, दे आर नॉट ग्रो, वो तो वो मानसिक विकास ही नहीं हुआ है। और आज इतनी सैलरी बढ़ गई और ये गाड़ी लेंगे, मतलब मैंने लिखा था कि छोटे बच्चे और बड़े बच्चे के खिलौने में सिर्फ पैसे का ही फर्क होता है। इधर बच्चे ही हैं, और तो भी उनको माँ चाहिए, उनको पत्नी प्रेमिका थोड़ी चाहिए, उनको माँ चाहिए। ये सारे ड्रामेबाज इन्हें बच्चे ही बच्चे ही हैं, हाफ पैंट पहना दो, उनकी बात से बचकाने हैं वो। मेरा इतना प्रॉपर्टी हो गया, मेरा इतना ये हो गया, मेरा इतना बैंक बैलेंस है, और मेरा ये सब बच्चे हैं, दे आर चाइल्ड, बड़े ही नहीं हुए हैं। आप किसको शादी और किसको मैच्योर, मैंने पढ़े लिखे मूर्ख ही मुझे मिले आज तक, मेरे घर में ही देखे मैंने। मेरे चाचा मैथमेटिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और वो अपनी पत्नी से 9 9 महीने तक बात नहीं करते थे। ये लोग आदमी हैं, ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन आप सिर्फ जो आदमी हैं उनको ही क्यों ऐसे क्रिटिसाइज कर रहे हो, औरतों का क्योंकि क्या मेल है? डोमिनेटिंग सोसाइटी है, सारे सब कुछ मेल ने ही लिखा है, सब कुछ मेल ही तय करते हैं। औरत को बोला कि तुम शांत रहो, लेकिन अभी तो खैर चेंज हुआ है, लेकिन उसमें भी चेंज क्या हुआ है, औरत वो रिएक्शन में है, वो एक्चुअल चेंज नहीं है। वुमेन बहुत कम है अभी, वुमेन को जो मैं देखता हूँ लड़कियों को, वो रिएक्शन में है, उनके फोटोग्राफ, उनके कपड़े पहनने का, क्योंकि उनकी माँ बहुत सप्रेस रही है, तो जितना कपड़े में रही है मम्मी, वो बेटी उतने ही कम कपड़े में घूमती है, उनको लगता है दिस इज फ्रीडम, बट दिस इज रिएक्शन, सोसाइटी का रिएक्शन है ये। तो क्या है फिर फ्रीडम? फ्रीडम सबको खुद ही खोजना पड़ेगा, फ्री फ्रॉम योर सेल्फ। आपको लगता है कि आप फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर पाए हो? मैं आपको नहीं मेरी बातों से नहीं लग रहा है? मुझे बता दो आज की तारीख में ऐसी बात करने वाला कोई भी आदमी, जिस बंदे का इतना इमेज है पूरी दुनिया में। लोग, हर तीसरा आदमी सेल्फी खिंचा रहा है मेरे साथ में या फोटो ले रहा है, और क्या एक्टर हैं, क्या क्या ड्रामेबाजी है सब। क्या होता है एक्टर होना? दो तरह के एक्टर होते हैं, एक तो हाइब्रिड वाले एक्टर हैं, बॉडी बना के, वो लोग गए, उनकी फिल्में अभी जा रही हैं। तभी समय आया है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, एक नया ड्रामा चला है, ब्रॉडकास्ट में सब बता रहे हैं ये खाओ वो खाओ, ये नहीं खाओ वो खाओ। आप अभी सुनोगे कि बादाम खाओ, फिर थोड़ी दिन पता चले नहीं बादाम, बिल्कुल आप भिगा हुआ बादाम फेंक दोगे। मतलब इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल ऑक्यूपाइड हो गया है ये ब्रॉडकास्ट वालों से, ऐसा हाल कर दिया है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे दो तरह के एक्टर होते हैं। हाँ, और दूसरा अभी तो चला है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, क्योंकि इतनी मिलावट हो गई है, तो ऑर्गेनिक चीज खोज रहे हैं। तो हम लोग ऑर्गेनिक अभिनेता है। हाइब्रिड वाले जितने अभिनेता थे, वो दवाई लेके और ये करके और बॉडी बना के उनके फिल्में नहीं चले, तो हम लोग ऑर्गेनिक, तो इनमें तो मैं, कौन मुझे पूछा, अरे आप इतना अच्छा एक्टर का आप लोग हैं, हम लोग इतना कनेक्ट करते हैं आपके एक्टिंग से। मैंने बोला एक बात बताओ यार, तुम लोग अपने घर के मेंबर से कनेक्ट नहीं हो पाते हो, तो टीवी पे एक्टरों के साथ कैसे कनेक्ट हो जाते हो? क्या तरीका है, थोड़ा हमको भी बताओ ना। तो ऑर्गेनिक चीज, तो हम लोग ऑर्गेनिक है, जैसे बोलते हैं लोग, छोटा वाला वो पालक ढूंढता है, मूली छोटा वाला है तो ऑर्गेनिक है, बथुआ का साग मिल रहा है कि नहीं, झिंगनी मिल रहा है कि नहीं, मूली कैसा है, ऑर्गेनिक है। आंटी ऑर्गेनिक है कि नहीं, ऐसे पूछते हैं। गांवटी हैं, गौरन है ना, तो ऐसे हम लोग गौरन वाले एक्टर अभी आजकल चल रहे हैं मार्केट में। लेकिन वो लोग भी कब उसको ले लेगा पूरा सोसाइटी, पूरा व्यवस्था, इंडस्ट्री, उनको पता भी नहीं चलेगा। बट मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मुझे काम दे रहा है, मेरा क्या होगा, मैं अगले, मेरा फ्यूचर है ही नहीं। दिस इज माई लास्ट मोमेंट, आई एम टॉकिंग विथ यू, दैट्स इट, आई एम जस्ट एंजॉइंग टॉकिंग विथ यू।
क्योंकि मुझे आपको देख के लगा कि आ, थोड़ा स्पेस दिखा आपके बीइंग में, तो मैंने फोटो देखा, तो मैं कहा ठीक है, चलते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, बात करेंगे, ऐसा। तो आप जो फ्रीडम कह रहे हो कि पास्ट भी खत्म कर दिया है, फ्यूचर की पड़ी नहीं है, तो जो प्रेजेंट का स्टेट है वो एब्सोल्यूट फ्रीडम का स्टेट है जिसको आप आज जी रहे हो। और जब आप ये कहते हो तो फिर आप अपने एम्बिशन की स्पेस कहाँ देखते हो इस जीने में? जैसे मुझे किताब लिखनी है, मुझे कविता पढ़नी है, पेंटिंग बनानी है। आप मुझे पकड़ना चाह रहे हो ना? ये किताब जो है ना, आधार प्रकाशन है पंचकुला में। तो किसी ने मेरा कविता सुना था, बड़ी प्यारी कविता है कि एक तुम हो, एक मैं हूं, और एक कोई नहीं है। तो ये कविता कहीं आपको लेके जाता है, ये रूमी टाइप, मतलब आपको सन्नाटे में लेके जाता है। एक हम है, एक तुम हो, और एक कोई नहीं है। वो कोई नहीं है, ये सब कुछ है, जिसका कोई नाम नहीं, हमने इतना नाम दिया है उसका। तो वो बुक ऑफ मिर्दाद का ट्रांसलेट कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि पंकज, मुझे तुम्हारी पेंटिंग चाहिए होगी अपने बुक के लिए। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा बुक छपवाना चाह रहे हैं, तुम्हारी जो कविताएं हैं 2-2 लाइन की। मैंने बोला मुझे नहीं छपवाना। तो बोला क्यों? हम बोले मुझे नहीं छपवाना है। और बुद्ध को जब इनलाइटेड हुए ना, तो कहते हैं कि पूरी दुनिया, पूरे ईश्वर लोग, सब लोग आए, मतलब मिथ, कहावत है कि सब लोग आए कि आप बोलो, क्योंकि करोड़ों साल में किसी को बुद्धत्व घटता है। तो बुद्ध ने कहा कि जिसको समझना है वो मेरे बोलने से भी नहीं समझेगा, और जिसको समझना है वो मेरे चुप रहने से भी समझेगा। मैं बोला कि मुझे कोई नहीं छपवानी है बुक वो। 2 महीना तक मैं टालता रहा, वो वीडियो कॉल करते रहे। मैं बोला, बोले पांडुलिपि बजाओ। मैंने, मैं पांडुलिपि का मतलब होता है? बोले वो जो है लिखो। मैं नहीं लिख रहा अभी, मुझे लिखना उखना ज़्यादा पसंद नहीं है। फिर बोले जो भी है भेज दो। मैंने भेज दिया, उन्होंने छाप के भेज दिया मुझे। मुझे इस किताब, मेरे थ्रू ये लिखा गया। मेरा कोई एम्बिशन नहीं है। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा का मतलब होता है महत्व की आकांक्षा, कि दूसरे से आपको महत्व मिले। यानी आपको खुद के नजरों में खुद का महत्व नहीं है, इसलिए आप दूसरे से महत्व खोज रहे हो। यानी आप साइकोलॉजिकली बीमार हो। इसके लिए थेरेपीज हैं, इसके लिए डायनेमिक है, मिस्टिक रोज है, नो माइंड है। ओशो को मैं थेरेपिस्ट मानता हूँ, ओशो कोई मास्टर नहीं है। हम सब के अंदर बीमारी है, हम सब के अंदर पागलपन है। किसी के अंदर 2%, किसी के अंदर 5%, किसी के 12, किसी के 15, तो फिर वो पत्थर फेंकने लग जाता है। लेकिन पागलपन सबके अंदर है। हम सब अपने पागलपन को कैरी किए हुए हैं। तो वो सब पागलपन से निकलने के लिए ओशो की थेरेपी है। उनको मैं थेरेपिस्ट मानता हूँ। दैट्स इट। आपको लगता है कि आप उस पागलपन से बाहर निकल पाए हो, यस यस। या आपको लगता है कि नए तरह का पागलपन शुरू हो गया हो है? सकता है पागल कहे, हर सच बोलने वाले को तो पागल, अरे पागल बोल, सच बोलने वाले को तो सूली चढ़ा दिया गया भाई। सुकरात को जहर दे दिया गया। ओशो को पता नहीं कितने देश से बैन किया गया बोलने के लिए। ओशो का नाम लेते लगता, और आज तो बड़े मतलब शौक से लोग नाम ले रहे हैं कि ओशो का। तो पागल तो बोलेंगे। अब पागल बड़ा सुंदर शब्द है। एक्चुअल जो पागलपन है, पागल का मतलब होता है, पंजाबी में बोलते हैं पा मतलब पाना, और गल मतलब बात। जिसने बात पाली वो पागल हो गया। और जब मुझे लोग पागल कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जस्ट नो, आई एम राइट पाथ, मतलब मैं सही जा रहा हूँ। इतनी सारी रियलिटीज हमारे इंटेलेक्चुअल माइंड के थ्रू हमें पता है जो एग्जिस्ट कर रही हैं, और आप जिस रियलिटी की बात कर रहे हो वो बहुत कॉमन अकरेंस नहीं है। मतलब बहुत लोगों का सच वैसा सा नहीं है, जिंदगी की जर्नी वैसी सी नहीं है। तो आपकी लाइफ से कोई क्या सीख सकता है? मेरी लाइफ से कुछ नहीं सीखना है किसी को, सबको अपनी अपनी लाइफ से सीखना है। यही तो प्रॉब्लम है, लाइक दूसरे से के लाइफ से सीख रहे हैं। आपको लाइफ मिली है तो फिर सीखना क्या है? आप जिंदा हो यार। आपको एग्जिस्टेंस ने, परमात्मा ने या गॉड ने या जो भी बोलो उसको, वो आपको दुनिया में भेजा है, वो मास्टरपीस ही भेजा होगा ना। मैं बोलता हूँ कि आपके पास आँख है, नाक है, कान है, सेंस है, दिमाग है, फीलिंग है। तो उस सब का यूज करो ना। आपको दूसरा कब को कितना बताएगा यार? और पूरी दुनिया, सारे बच्चे को सब दूसरा ही बता रहा है। आपका सेंस किधर गया? अपना सेंस यूज करने का, गलती करने का, गलती करके सीखने का। गलती सीखने का एक ही तरीका है, गलती करना।
तो आपको एक्चुअली में किसके साथ काम करने में सबसे ज्यादा मजा आया, या आपको लगा कि मैं लोग बोले कि मेरे साथ कैसे काम करके लगा, काम इट्स काम कुछ नहीं होता। अब आपको आप मैं क्यों बोलूंगा कि काम, और दूसरा एक्टिंग जो है ना अकेले का खेल है। आपको डायलॉग दिया जाता है, बहुत से शॉट होते हैं ना कि को एक्टर हट जाता है कैमरे के बगल में, आप राइट साइड में बोलता है यहाँ पे लुक है वहां देके बोलो। को एक्टर जैसा कुछ नहीं होता है। अकेले वो अकेले टेबल टेनिस खेलने जैसा है एक्टिंग मेरे लिए। हम्म, आप फ्रेंडशिप में मानते हो, दोस्ती में? नहीं। आपके कोई दोस्त नहीं है? मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं कनेक्ट होता हूँ, मैं रिले मतलब मैं कनेक्शन है मेरे रिलेशन नहीं है। तो आप दोस्ती में क्यों नहीं मानते हो? दोस्त ही दुश्मन बनेगा ना, दूसरा थोड़ी दुश्मन बनेगा। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि दुनिया दुश्मनी बनना चाहती है? या मुझे लग रहा है ऐसे एक बहुत साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जैसा हो रहा है, बट मैं जानना चाहती हूँ कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। मेरा मेरे सारे सारे दोस्त हैं, मेरे कोई दुश्मन ही नहीं है। पर आपने कहा आप फ्रेंडशिप में बिलीव नहीं करते हो। नहीं, फ्रेंडशिप तो लेन देन का होता है, लेन देन है वो तो। फ्रेंडशिप, नेटवर्किंग, क्या नेटवर्किंग क्यों? वो तो लोमड़ीगिरी है नेटवर्किंग। कैसे देखते हो? आपकी इंडस्ट्री में तो बहुत प्रचलित है नेटवर्किंग का मैं कल्चर। इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता हूँ, मेरी अपनी इंडस्ट्री है। हर आदमी की अपनी, वो मेरी कविता है कि इस दुनिया को अपनी दुनिया मत बनाओ, इस दुनिया में अपनी दुनिया, मेरी अपनी दुनिया है। मुझे इंडस्ट्री फिंडस्ट्री क्या होता है? मेरा खुद का इंडस्ट्री जैसा है वैसा मेरा बाहर का इंडस्ट्री है। तो जब आप इस तरह की बात करते हो और इस तरह की बात सोचते हो, तो ये आपका रियलाइज्ड या सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी आप इसे देखते हो, या ईगो की जर्नी देखते हो? मतलब क्या लग रहा है, क्या आप ईगो से कंफ्यूज नहीं हो सकते आप जो आप बातें कर रहे हो? अब अरे सबसे पहले तो दूसरे का ईगो, मेरा ईगो आपको कैसे तय पता चलेगा? दूसरे का ईगो कैसे पता चलेगा आपको? मतलब जो आप बातें कर रहे हैं, ऐसा भी लग सकता है कि अगर कोई ऐसी बात करता है जैसे आप कई बातें कर रहे हो, तो ऐसा भी लग सकता है कि इंसान अपने आप को बहुत समझता है या बहुत अहम है इनके अंदर। हाँ, अहम है ना हम, उसने तो अहम ही बनाया ना हमको, हम वहम में जीते हैं ना। जिसने बनाया है हमको अहम, और मैं टैलेंटेड हूँ, मतलब आप मुझे कहाँ पकड़ पाओगे? ये अहम नहीं है, ये मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट और अहम में फर्क पड़ सकता है ना। अब मैंने आपको बोला ना कि मैं एक्टिंग को तो कोई टैलेंट ही नहीं मानता हूँ। एक्टर होना कोई टैलेंट ही होना नहीं है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल का एक्टिंग करता है, बाप बाप होने का एक्टिंग करता है, बेटा बेटा होने का एक्टिंग करता है, बाहर से आता है मस्ती करके, और घर में जब घुसता है तो शॉट देता है वैसे करके। उसको पता है कहाँ क्या चल रहा है। वाइफ बहू बहू होने का एक्टिंग करती है, बेटी बेटी होने का एक्टिंग करती है, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन होने का एक्टिंग करता है, उसको पता है क्या करना है नहीं करना है। तो पूरी दुनिया तो एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो एक्टर दो दो कौड़ी का एक्टर दो चार फिल्म करके और फेमस होके टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है भाई? वो तो कोई टैलेंट ही नहीं है, पूरी दुनिया एक्टिंग ही कर रही है। तो मैं तो एक्टिंग को कोई टैलेंट ही नहीं मानता। आई एम टैलेंटेड। क्या है आपका टैलेंट मेरा फिर? टैलेंट, आई एम पेंटर, आई एम क्रिएटर, मैं क्रिएट करता हूँ। ईगो क्या होता है? दिस इज माई सेल्फ रिस्पेक्ट, और ये मेरा सेल्फ रियलाइजेशन है। और मुझे, मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे किसी, कौन मेरा ईगो तय करेगा? और कौन मुझे सर्टिफिकेट देगा इस दुनिया में? हु डिसाइड माई ईगो? क्योंकि मैं उनके ईगो को सेटिस्फाई नहीं। मैं बोल सकता हूँ बहुत ऐसे एक्टर हैं जिनको पॉलिटिक्स में होना चाहिए। हेलो नमस्ते जी, बड़ा अच्छा लगा हाँ यहाँ आके, जब हम आए, हम ऐसे भी बात कर सकते हैं, बट वाई? ये जो लिजलिजा जिस्चर है ना, वाई? एक आदमी को आदमी जैसा होना चाहिए ना, जैसा हो वैसा होना चाहिए ना। मुझे लगता है जो भी और आप ईगो है सोच तो है, विचार क्या रखते क्या हैं। दिक्कत क्या है? ईगो है तो है। हाँ, अगर, बात वही है कि और आपके अंदर देखो, करेज है। अगर ईगो है तो उस ईगो का सफर मैं करूंगा। एग्जैक्टली, मैं वही हाँ बोलने वाली थी कि आप हाँ जैसे भी हैं, अगर आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हाँ उसका बोझ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, हाँ हाँ समर्थ हो या ना हो लेकिन हाँ तैयार हैं, हाँ। तो फिर उस ईगो ईगो, में क्या प्रॉब्लम है? वो ईगो क्या होता है? ये मेरे होने की घोषणा है, इसलिए मेरे बातों में वो दम है। बात में दम है ना, ये मेरा दम है जो लोगों को ईगो लग सकता है, और लगे तो लगे। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर मैं उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको उठाने के लिए तैयार हूं,
तो फिर इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो देखो, कोई आपको सभी लाइक करते हैं पूरी दुनिया में? नहीं। बात खत्म। इम्पॉसिबल। बात खत्म। पर आपको कोई भी लाइक ना करे, ऐसा बनने की क्या जरूरत है? मुझे मुझे लाइक, मुझे इतना प्यार करते हैं लोग। मैं एक बार किससे मिलता हूँ तो वो कहता है कि पंकज तुम्हारे साथ ही बैठना है, तुम्हारे जितना प्यारा आदमी नहीं देखा। और मेरा कंपनी, मेरी बातचीत, मेरा सब, मुझे, मैं प्रेम मेरा काम ही है प्रेम बोलना। इसलिए प्रेम जो है ना वो चोट भी करता है। प्रेम जो है ना वो कुम्हार जैसे घड़ा बनाता है ना, वो वैसा होता है प्रेम, कि एक तरफ से हाथ भी डाले रहता है, दूसरी तरफ से थपथपाता भी है। प्रेम लोरी नहीं है। प्रेम ये नहीं है कि वो फलाना ढिकाना आपके आपके बेवकूफ़ी को कंसोल करना। जो आपकी बेहोशी है, जो आपकी बेवकूफ़ी है, उस पे चोट करना। दिस इज रियल लव। पंकज जी, और कुछ बताइए, लव के बारे में थोड़ी बात करते हैं। क्या आपके कभी कुछ रिलेशनशिप्स रहे, मेरे कभी बहुत, रोमांस मैंने हुआ? सिर्फ प्रेम ही किया है। और मैं तो प्रेम से ही सीखा हूँ। नहीं, जैसे आपने कहा कि आपने शादी नहीं की, अ, लेकिन लेकिन आपके क्या लव रोमांटिक रिलेशनशिप्स रहे? हाँ, मेरे प्रेम के संबंध रहे हैं। मुझे ज़्यादा ड्रामा नहीं पसंद है। हाँ, तो प्रेम फिर प्रेम जैसा कुछ नहीं होता। प्रेम खुद से होता है। हम फिर ड्रामा करते हैं। तो फिर कहाँ है वो लोग अभी इस वक्त? वो लोग पूरी दुनिया में है। वो लोग यहाँ मेरे साथ थोड़ी रहेंगे। मैं तो फिर मैं ऐसे फ्री कैसे रहूंगा? मुझे फ्री रहना है ना। ओशो ने प्रेम से बड़ा फ्रीडम को दिया है। तो आपको लगता है कि ऐसे फ्री सभी लोग रहने लगे हैं और सभी लोग इस तरह की मैं लाइफस्टाइल कहाँ कह रहा हूँ प्रैक्टिस सभी करने लोग लगे? अरे मैं कोई थोड़ी हूँ क्या, पगड़ी बांध के मैं बाबा थोड़ी बना हुआ हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट, मैं अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ। जिसको जैसा लगता है वैसा ही जिए। मेरी बात मानने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा अपना मौज है। मैं अपने मौज में बतिया रहा हूँ आपसे। आपको लग रहा है कि मुझे मेरे को ऐसी लाइफ जीने में मजा आता है तो मैं ये यस, जी रहा हूँ। मैं लाइफ को जी नहीं रहा हूँ। मैं लाइफ हूँ। आपके सामने में लाइफ बैठा हुआ है। और लाइफ ऐसा ही होता है। रॉ। रॉ होता है। मैं कबीर के यहाँ, कबीर ने बोला ना कि पानी में मीन प्यासी रे और हमें सुन सुन आवे हंसी रे। कि मछली जो है पानी में प्यासी है, ऐसे आदमियों का हाल है, ये सुन के मुझे हंसी आती है। तो रॉ होता है। लेकिन लोग ट्रेंड किए गए हैं गुलाम के जैसे ना। तो मैं किसी का गुलाम नहीं हूं ना। मैं बचपन आप में हमेशा से ऐसे थे? मैं ऐसे ही था। मैं बचपन में अपने बाप को, अपने फादर को मैंने बोला था कि नहीं, ये गलत है। जो बीइंग वो आंख लेके आया था मैं इस दुनिया में, जो बीइंग अपने फादर को बोला कि नहीं ये गलत बात है, ये गलत है, ये मुझे लग रहा है ये गलत है, तो वो बंदा, हेलो, वो पर बंदा। पंकज जी, आप ऐसा क्यों सोचते हो कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही है तो वो गलत ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको लग रहा हो सिर्फ, गलत ना हो। हाँ, तो मुझे ही लगेगा ना। हम्म। मेरा गलत सही मुझे ही लगेगा ना। लेकिन और मुझे ही आप लगना चाहिए ना। दूसरा पर्सपेक्टिव नहीं देखना चाहते हो कि हो सकता है कि जो मुझे लग रहा है उसके बियॉन्ड भी एक रियलिटी है? आप वो नहीं देखना चाहते हो? कहीं आप कुछ इस तरीके से आपने अपनी लाइफ को फॉर्म किया है? मैं बस आपका पढ़ना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आप जीते हो, बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग है आपकी सोचने की जो तरीका है। बहुत लोग ऐसे नहीं होते हैं जैसा आपने कहा। हमने महसूसना बंद कर दिया है। हमने अपने आप को फील करना, आपके भीतर से लगता है। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे प्यार ही करना जानता हूँ। मेरे सारे संबंध प्यार के ही हैं। मेरे पास आके लोग रोते हैं, मेरे पास आके महिलाएं शेयर करती हैं। वो कहता है कि तुम सखा और सहेली के जैसे हो, लगता है सब कुछ तुमको बता दें। और मैं वो सेंस लेके आया था इस दुनिया में। मैं अपने फादर को बोला था कि भाई ऐसा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गुरु ये ना चलेगा। और मुझे मेरा फादर, मतलब माँ कहती थी कि जब तुम, वैसे फादर कुछ भी बोल रहे होते हैं, जब तुम आते तो वो चुप हो जाते हैं। धाक होता है तुम्हारा। मेरा धाक होता था मेरे फादर को। मैं अपने घर में सबसे छोटा था, लेकिन जिम्मेदारी और प्यार करने में मैं सबसे बड़ा रहा हूँ। मैं अपने जीवन का हीरो हूँ मैं। आप अपनी फैमिली में भी सब लोगों से कनेक्टेड हो? हाँ, मैं माँ से कनेक्टेड हूँ और मेरी भांजी से कनेक्टेड है। मेरी बहन जो मेरी पहली फीमेल मित्र रही है, जो बड़ी हुई, उसको मतलब वो अभी इस दुनिया में नहीं है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप महिलाओं का इंटरव्यू लें। जो महिलाएं घरों में घुट रही है और झूठ का ड्रामा कर रही है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये मेल लोगों ने जो पूरी दुनिया बनाई है,
लड़कियों को बड़ा करने का, उसको ट्रेन करने का। मुझे लगता है कि आज की तारीख में अगर पृथ्वी थोड़ा बैलेंस है वो वुमेन के वजह से है। तो उनको उनकी ज़िंदगी जीने, इसलिए हमारे यहाँ की औरतें सब बीमार हो जाती हैं। और ये जो जितने भी वो जो 30 मार खां बने घूम रहे हैं, ये मर्द लोग अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तो इन सब को जो है, ये पूरा सिस्टम बदलना चाहिए। वुमेन को आगे आना चाहिए, वुमेन को सब कुछ संभालना चाहिए। पूरे दुनिया को सिर्फ वुमेन के हाथ में होना, सारे जितने भी लिखे गए हैं सब कुछ फिर से वुमेन को लिखना चाहिए। दोबारा से निर्माण होना चाहिए हाँ, सब होना चीजों का, आप ये हाँ, होना कह चाहिए। रहे हो। क्योंकि मेल के हाथ में दे के आप देखो, सिर्फ नफरत और घृणा और ये और वो और पॉलिटिक्स, कितना सिस्टम कितना सड़ा हुआ है। यू कांट ब्रीथ। आप बहुत सारी ऑल्टरनेट थॉट की बातें कर रहे हो, जो आज के समाज का सच है या जो सोसाइटल रियलिटी है उससे ऑल्टरनेट आप एक आइडियाज की बातें कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जो सुनने में बहुत रिफ्रेशिंग है। लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी, कैसे होगा, वो सोचने और मैं देखने वाली मैं बात है। मैं मौत को आगे करके जीता हूँ। नॉर्मली लोग मौत को पीछे करके जीते हैं, और सबको डीप डाउन, अगर डीप साइकोलॉजी की बात करें, सबको मौत का डर है। क्योंकि डीप डाउन सबको पता है कि यहाँ ये हमारा घर नहीं है, यहाँ जाना है। अभी कोविड आया था, सबने देखा कैसे मौत का तांडव हो रहा था, तो सबको पता है। तो वो डर से लोग डरे हुए हैं, सब लोग मौत से डरते हैं। फियर ओरिएंटेड है सब रिलेशन, सब कुछ। तो मैं मौत को आगे करके जीता हूँ। जो जो संसारिक होते हैं वो मौत को पीछे करके जीते हैं, मैं मौत को आगे करके जीता हूँ, इसलिए मेरी बातचीत ऐसी है। आप बहुत सारे इमोशंस की बात कर रहे हो, हम लव की भी बात कर रहे हैं, फियर की बात कर रहे हैं, इनसिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं। इन इमोशंस का आप कैसा प्ले देखते हो अपनी एक्टिंग में, जब इन्हीं सेम इमोशंस को आपको अपनी एक्टिंग में उतारना होता है, या फिर आप कुछ ऐसे कैरेक्टर्स के लिए जो थोड़े इंटेंस है उनके लिए तैयारी कर रहे होते हो, तो आप अपने पर्सनल सेल्फ को उससे कैसे डिटैच रख पाते हो? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो अपने यहाँ जो सिनेमा बन रहा है ऑलमोस्ट बफूनरी बनता है। मतलब अगर आप देखो तो देखो तो ऐसा लगेगा किसी रिहैब सेंटर के लोगों के लिए फिल्म बन रहा है। स्वस्थ मनोरंजन, मुझे 3 फिल्म पसंद है माजिद मजीदी की। बरान, सिनेमा का मतलब होता है देखना। और सिनेमा मुझे लगता है इसीलिए बना होगा कि जब आदमी अपने रोजमर्रा के काम से थोड़ा अपने हार्ट पे आने के लिए, अब सिनेमा मतलब है कि आप अपने हार्ट पे आ जाओ। सिनेमा देखने के लिए है। सिनेमा हॉल में बिठा के और आप जो है सो टॉर्चर करने के लिए नहीं है। लोगों को इमोशनली टॉर्चर कर रहे हो, और क्या सब चल रहा है, सारे अपना गार्बेज डाल रहे हैं। एक डायरेक्टर का अपना ड्रीम वो आप पे थोप रहा है, आप ऐसे करके देख रहे हो उसका सिनेमा। क्या हो गया आपको यार? अब आदमी हो यार। तो आपको कौन सी लगती हैं फिल्में जो मैंने अच्छी हैं? माजिद की 3 फिल्म देखी, बरान, कलर ऑफ पैराडाइज और चिल्ड्रंस ऑफ हेवन करके है। बच्चों की कहानी, प्यारी कहानी, ह्यूमन, आपको धीरे धीरे हार्ट पे लेके आता है, आप में से देखते हो कैसे। जो आप फिल्में करते हो या आप वेब सीरीज करते हो, आपको पसंद है? मैं पैसे के लिए करता हूँ, इसलिए मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ जो थोड़ा सा ग्राउंडेड लोग हैं, सिंपल लोग हैं, साधारण लोग हैं। उन लोगों के साथ में मैं कभी किसी से काम मांगता नहीं, मैं कुछ भी नहीं मांगता हूँ। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप अपने इमोशंस को और अपनी पर्सनल लाइफ को उस कैरेक्टर से कैसे डिफरेंशिएट कर पाते कुछ हो? नहीं होता, करेक्टर फरेक्टर ये सब बकवास वाली बात है। लाइन होता है ऐसे करके। सुनो, ए तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, तुमसे तुमसे, इतना ही होता है, कुछ नहीं होता इमोशन से। सुने, मुझे मुझे बहुत तकलीफ, मुझे लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है। इतना ही ड्रामा होता है, कुछ नहीं होता है। इमोशन इमोशन ये सब का ड्रामा है यार, ये ड्रामा है यार। मैं जैसे शाहिद कपूर को सुन रही थी कि वो कौन सी फिल्म की उन्होंने, कबीर सिंह के बाद मैं बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था उस कैरेक्टर से को डिसोसिएट कर पाना। आलिया भट्ट भी कह रही थी कि मैंने उड़ता पंजाब किया तो मैं जिस जोन में चली गई थी मेरे लिए बहुत डार्क जोन हो गया था। ऐसा रणवीर सिंह भी कह रहे थे कि जब उन्होंने पद्मावत की, खिलजी का जब रोल किया तो बहुत एक डार्क स्पेस में चले गए थे, और
पर्सनल लाइफ में उसको डिसोसिएट कर पाना डिफिकल्ट हो रहा था। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है कि हम इतना उस कैरेक्टर को जिए उस 1 साल के दौरान या 2 साल या जितने भी साल लगे उस मूवी को बनने में, कि हमको अपने इमोशनल स्टेट को उस कैरेक्टर के इमोशनल स्टेट्स के बीच में फर्क करना मुश्किल हो गया। ऐसा आपके साथ भी हुआ घरों क्या? में लोग डार्क स्पेस में हैं, घरों में डिप्रेशन में है, करेक्टर में कहाँ जा रहे हो डिप्रेशन में? एक कैरेक्टर को पढ़ना, उसकी सारे डिप्रेशन रिसर्च। करेक्टर सब ये जो, अरे यार, हमारे यहाँ कहावत है कि की देखिए तो कल के गप, तो कल के दियो लोपे लोप। मतलब क्या बोल रहे हैं, तो कल गप दे रहे हैं, तो बोलते फिर तो लोपे लोप दीजिए ना, मतलब छोटा छोटा क्यों दे रहे हैं? अब बोलना होता है, बड़ी बड़ी बातें करनी होती है ना, क्योंकि आपने बड़ा बनाया है ना भाई, नाम ले रहे हो ना आप। एक किसान वो खेती करके वो खीरा उगा रहा है और करेला उगा रहा है, और आप जाते हो, बोलते कितने का मिलेगा, तो बोलेगा 5 रुपए का हम आपको 1.5 किलो दे देंगे, तो आपको थोड़ी लगेगा कुछ भी। हमने उसको बड़ा बना रखा है ना, बड़ा नाम बोलते हैं ना, बड़ा बड़ा हम लोग बात करते हैं ना, बड़ा आदमी, बड़ा साहित्यकार, बड़ा एक्टर, ये सब डिजीज है, सब बीमारी है। पंकज, अक्सर वो मेरी कविता है ना वो कि गिरे हुए लोग ज्यादा ऊंचे दिखते हैं, ऐसा। क्योंकि हर आदमी को इतना निगलेक्ट किया गया है ना, हर आदमी खुद को निर्मित करने में लगा हुआ है कि आई एम समथिंग, मुझे हल्के में मत लेना। अब मैं बोलता हूँ कि मैं तो बोलता हूँ मैं एक्टर भी नहीं हूँ, मैं पेंटर भी नहीं हूँ, मैं राइटर भी नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए ह्यूमन बीइंग, सिंपल। मैं एक आदमी नहीं हो सकता क्या? पर आपको आपकी इंडस्ट्री में अपने जैसे लोग मिलते हैं जो आपका थॉट शेयर करते हो? हमको कहाँ से किसी का थॉट, अभी हमारा दुनिया देखेगा थॉट, इतना जो बोल रहे हैं, 4 TEDx करके आए हैं, बोल रहे हैं, अभी पूरी दुनिया बुला रही है मुझे बोलने के लिए। मेरा थॉट, मेरा कुछ, मुझे मजा आता है मैसेज देने में। हम्म, हम्म। पंकज जी, आज जैसा मैंने सोचा था कि आपके करियर और कुछ फिल्मों के बारे में बातें करेंगे, वो सब तो हमने की नहीं, लेकिन हाँ, लाइफ को देखने का जो एक नज़रिया है जो आपका है, द जर्नी विद इन पॉडकास्ट पे हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट लाइफ के पर्सपेक्टिव्स दिखाने की कोशिश करते हैं कि लाइफ ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, ऐसी भी होती है, क्योंकि आजकल हम लोग बहुत लाइफ के एक फिक्स्ड आइडिया को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसा आपने भी बात की कि माँ है तो ऐसी ही होनी चाहिए, पिता है तो ऐसा ही होना चाहिए, नौकरी है तो ऐसी ही होनी चाहिए, पैशन है तो ऐसा ही होना चाहिए, इस तरीके से ही दिखना चाहिए मेरी लाइफ में। तो हम क्या इन रिश्तों को, इन अपने हैबिट्स को, इन अपने कामों को अलग अलग नज़रिए से देख सकते हैं? तो आई थिंक आपने एक बहुत ही अपना ऑथेंटिक नज़रिया दिया है, जैसा आप सोचते हैं, जिसमें आप मानते हैं। अभी ऑडियंसेस को उसमें से क्या समझ में आता है, उनकी लाइफ में क्या एप्लीकेबल होता है, ये ऑडियंसेस को देखना है। लेकिन मुझे लगता है कि जब कोई एकदम रॉ और ऑथेंटिक सेल्फ हो पाता है तो उसकी थोड़ी बातें जैसा हमने एक वर्ड का यूज किया, पागलपन जैसी नहीं, लगती पागलपन हैं। नहीं, मैं यूनिक हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, और हर आदमी यहाँ इंडिविजुअल ही होने के लिए आया है। मैं भीड़ की भाषा नहीं बोलता हूँ, अगर भीड़ की भाषा बोलता, मैं बता देता हूँ मैं कैसे बात करता। नमस्ते, हाँ, मैं अपनी कविता सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगा और सब। अभी मेरा वो आया है 2-3, अभी आया था फिल्म हमारा, हमारी ये कविता है जी, हाँ, बड़ा अच्छा लगा। हमने देखा था आपको ऐसे करके, हाँ, मुझे मीरा नायर जी ने ऐसे करके बुलाया था, फिर ऐसे ऐसे करके। वाई, वाई, इतना गरीब क्यों है आदमी? आई एम इंडिविजुअल, आई एम यूनिक। ओशो कहते हैं इंडिविजुअल को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तुम भीड़ की भाषा नहीं बोलोगे, तुमको भीड़ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। खुश आदमी को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दुखी आदमी के दोस्त होते हैं, खुश आदमी को कोई दोस्त नहीं होता। तो आप जैसे भी सोचते हो, आप इसलिए सोचते हो कि आपको यूनिक बनना है, या यूनिक आप बनना ऐसे नहीं, सोचते हो? यूनिक बनना नहीं, यूनिक सब है ही, वो सबको यूनिक ही बनाता है। आप जब एक रोड साइड में जाके इतना कंकड़ पत्थर उठाओगे ना, एक कंकर दूसरे कंकर से नहीं मिलता है। एक पेड़ के पत्ते जो है ना, एक पेड़ का जितने भी पत्ता है ना, एक पत्ता दूसरे, यहाँ प्रकृति कोई रिपीट करता ही नहीं है, सिर्फ आदमी रिपीट, इसलिए आदमी का इतना हाल है। आप इंडिविजुअल हो गए, मैं अपने सेंस से अपनी जिंदगी जीता हूँ, दैट्स इट। ओशो ने कहा मैं तुमको तुम आंख दे दूंगा, उस आंख से तुम अपनी जिंदगी जीना। मैसेज यही है कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी, आदमी नहीं मिलता है।
एक्टर मिलता है, पेंटर मिलता है, डायरेक्टर मिलता है, राइटर मिलता है, ब्रॉडकास्टर मिलता है, और थेरेपिस्ट मिलता है, और योगा टीचर मिलता है। आदमी नहीं मिलता है। कि आदमी से पूछता है आदमी कि किधर मिलेगा आदमी। दूसरे की निगाहों में खुद का पता पूछता है आदमी। अपने घर वापस कब आएगा आदमी। आदमी से पूछता है किधर मिलेगा आदमी। ऐसा। पंकज जी, जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अपनी लाइफ में कौन से ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कल से कि वो खुद को थोड़ा और करीबी से जान पाए? सच बोलने लगे घर में। अगर टूट जाता है घर तो टूट जाने दे, लेकिन जो बचेगा बहुत खूबसूरत बचेगा, जीवन बच जाएगा। बेवकूफ ना बनाए, ना किसी को भी, खास करके खुद को, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। बुद्ध ने कहा कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये है कि तुमको लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और टाइम ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है टाइम। किसी को ना बेवकूफ बनाए और ना खुद को बेवकूफ बनाए। छोटा सा जीवन है, जी के चले जाएं। ये आपका घर नहीं है, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है। ये कौन कब कहाँ से चला जाएगा। हम लोग कब्रिस्तान में जी रहे हैं, कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन, कब्रिस्तान में खरीद रहे हैं जमीन। आमीन आमीन आमीन। और उस जमीन को अपना मकान कह रहे हैं। हाँ, तो जो घरों में द पीपल आर ओनली वेटिंग फॉर डेथ। जासूस रखे, पता नहीं कि पत्नियों पे जासूस होता है, पति पत्नियां पतियों पे जासूस रखते हैं। सब किसको सुनना है। और ये सब तमाशा है। कोई किसी को लाइफ को सबको सब कुछ पता है, सबको वही करना है जो वो कर रहे हैं। किसी का लाइफ वो अपनी चेंज हो, जिसको चेंज करना होता है लाइफ, उसको किसी को सुनने की जरूरत नहीं होती है, वो कर देता है। एकलव्य को कोई जरूरत नहीं था कि मतलब उसको शिष्य गुरु ही मिले। वो मूर्ति वो बना के और वह मतलब सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया था। तो जब आपको झटका लगता है ना, जब आपको लगता है नहीं यार मुझे जीना है, ये तब जब आपको बुद्ध जब निकले बाहर महल से, जब देखा ना मौत, तो झटका लगा ना। वो क्या रियलाइजेशन हुआ कि जिसके लिए आदमी अपनी आत्मा बेच के बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी और लोगों वाली गाड़ी और 6 सीटर वाली गाड़ी और ड्राइवर, इसके चक्कर में अपनी आत्मा बेच देते हैं, मतलब क्या कर देते हैं। और बुद्ध वो महल छोड़ के निकल गए। वो क्या दिखा उनको आदमी में कि एक आदमी मर गया है। सारथी को बोले कि वो वापस करो, कि अगर ये आदमी हम मर जाएंगे एक दिन तो समझो हम मर ही गए, वापस करो रथ। और बुद्ध घर छोड़ के चले गए। वो क्या रियलाइजेशन होगा। पंकज जी, आपके अर्ली इयर्स में पेन और सफरिंग का क्या रोल रहा है? पेन मतलब दर्द आपने देखा है अपनी लाइफ में? सफरिंग दर्द जो है ना वो गिफ्ट है। कैसा देख, मतलब आपका बचपन कैसा रहा, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा बचपन, मुझे लगा बचपन उचपन ये सब बड़ी बकवास वाली, ये सब कवियों वाली बात है। बचपन मुझे लगता है मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं था बच्चे में। मेरा सेंस, मेरा बोलने का तरीका, मैं ऐसे ही देखता था लोगों को। ये बचपन क्या होता है ना। मैं और ज्यादा बच्चा हो गया हूँ। मैं अपने आप को बहुत बेवकूफ आदमी बोलता हूँ। मैं कोई समझदार आदमी नहीं हूँ, मैं बच्चे जैसा हूँ। मुझे जो दिल करता है वो बात करता हूँ मैं। बच्चा तो ऐसे ही तो करता है। और अगर आप से कुछ गलत हो जाए तो क्या आप माफी भी मांग लेते हो? नहीं, क्यों। हाँ, गलत होगा तो गलत होगा ही नहीं, और माफी क्यों मांगना है। कि अगर आपकी बात गलती से किसी करेंगे ही को नहीं तो माफी क्यों किससे मांगना है। यहाँ माफ कौन करने वाला है। कौन है जो हमको माफ करेगा भाई। इतना अधिकार तो ना दिया किसी को। तो आप ऐसा नहीं समझते हो कि आप किसी को हर्ट भी कर सकते हो, आप किसी को नहीं, दुखी भी हार्ट कर वर्ड कुछ सकते नहीं हो? होता है। हार्ट वर्ड जो है ना, हार्ट का जो काम होता है ना, सिर्फ ब्लड पंपिंग करने के लिए होता है। हाँ, आपकी अपेक्षाएं हर्ट होती है, सिर्फ आपका एक्सपेक्टेशन हर्ट होता है, जिसको हम ब्रेकअप बोलते हैं। जो प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं होता है। आपका एक्सपेक्टेशन, आपका गुब्बारा फूटता है ना। हम जब प्रेम में जाते हैं किसी के, तो हम इमेजिनेशन में जाते हैं ऐसे करके, तो वो गुब्बारा फूटना ही है। तो फूटना है, जैसे मैं डिप्रेशन को बोलता हूँ डीप ऑपरेशन। जो आपने जो महल बनाया था, आपने जो गुब्बारा बनाया, ये वो, इसलिए सारी लड़कियों का वो डिप्रेशन में रहती है ना।
क्या आपको कभी ऐसा डिप्रेशन वाले डिप्रेशन लोग हुआ है? दिन भर टीवी देखते हैं ना, डिप्रेशन वाले लोग ही शादी किसी को चाचा के मामा के लड़की की शादी में भी तैयारी हो रही है, सब जा रहे हैं, क्योंकि दे आर इनसाइड नॉट हैप्पी ना। इनसाइड होता क्या है? कौन है हम अंदर से? इनसाइड यू, योर ब्लिस, योर फ्रीडम, यू ब्रीथ, यू सी, यू एंजॉय, यू वॉच, छोटी छोटी चीजें हैं। कोई आया, कोई प्यारा सा बंदा है, उससे बात कर रहे हैं, किसी को देख के लगा कि इसको भूख लगी है, इसको कुछ खाना दे देते हैं, किसी को लगा, देना ही भूल गए हैं सब। तो जो इनसाइड है हमारा, अगर इतना ही सिंपल है तो फिर सब इससे टच में क्यों नहीं है? सब नहीं है, वो सब जाने ना, हमने थोड़ी, हम हमारा थोड़ी ये काम है, उस सबको खुद ही इंक्वायर करना पड़ेगा ना। सेल्फ रियलाइजेशन इज रियल एजुकेशन। बाकी सब धंधा पानी। मैंने पढ़े लिखे आज तक समझदार लोगों से नहीं मिला हूँ, मुझे पढ़े लिखे मूर्ख ही मिले हैं आज तक। पंकज जी, आपसे बात करके बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव्स लाइफ को लेकर खुले हैं। आई एम श्योर ऑडियंसेस को भी बहुत कुछ ऐसा सुनने को मिला है जो आमूमन तौर पर नहीं सुनने को मिलता है, क्योंकि इतनी बेबाकी से चीज़ों को कहे जाना बहुत लोग नहीं कहते हैं, एटलीस्ट कैमरा के सामने तो नहीं कहते हैं। कैमरा के पीछे कुछ एक आधे लोग हैं जो फिर भी थोड़ा बहुत कह देते हैं, वो मेजोरिटी लोग तब भी नहीं कहते रात हैं। में जब मैं सोता हूँ ना, तो मैं ऐसे करके सोता हूँ कि मेरा आखिरी रात है और मैं नींद गहरी है। सारा तनाव कल का होता है ना, सुबह उठते हैं तो फिर वो चिड़िया लोग बोलती है तो सुनते हैं ऐसे करके, वो आ चलो उठ गए। फिर वो जैसे फूल का गुच्छा, अभी देखो ना गर्मी में फूल खिले हुए हैं, पीला पीला फूल, ऐसा लगता है इतना बड़ा बुके है परमात्मा का, गॉड का, ऐसे से हिल रहा होता है। और चिड़िया लोग, मैं मेरे खिड़की खोलता हूँ, सब चिड़िया वेट करती है मेरा, और वो ऐसे करे बैठी रहेगी, वो मांगती नहीं, ऐसे देखती रहेगी, उसको पता है बंदा देगा ही। तो फिर मैं उनको खाना देता हूँ, वो सब खाना खाती है। जो अभी वो ब्लैक एंड वाइट वाली वो घोंसला, वो दाना, वो का वो तिनका उनका लाने लगी, घोंसला बनाने लगी है। तो मेरे दोस्त लोग हैं, हम लोग आते हैं, शेयरिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, वॉक भी निकलते हैं। तो मैं ऐसी लाइफ जीता हूँ, वेरी सिंपल। और लोग बोलते हैं बहुत ग्राउंडेड, ग्राउंडेड नहीं यार, ग्राउंडेड वो आजकल एक बहुत फैशन चला हुआ है कि यार नहीं, यू नो वेरी ग्राउंडेड पर्सन। ग्राउंडेड पर्सन तो तुमको तो पूरा यही कर देगा, तुमको पूरा, तुम्हारा जो झूठ का जो आवरण लेके जो घूम रहे हो ना, उसको तो पूरा ऐसे करके खत्म कर देगा। वो जो तुम एक्टर बने बैठे हो और ये बने बैठे हो, और ज्यादा पैसा कमाना श्राप है। आपने ज्यादा पैसा कमाया है नहीं, या मैंने, कमाना? आपको लगता है ये आदमी, हेलो हो मैं क्या करूंगा, मैं अकेले रहता हूँ, मैं अकेले हूँ और मैं अकेले जीवन जी रहा हूँ। मैं इसलिए मैं गुलामी नहीं कर, नॉर्मली तो गुलामी तो कोई नहीं करना चाहता है, पैसा इसलिए कमाया उसने, रायता फैला लिया है। पैकेज डील है ना, शादी, हॉस्पिटल, इतना डिस्करेज मत करो पंकज जी, बड़े और सारे लोग जो इस पॉडकास्ट को पूरा देख रहे पूरा हैं पैकेज डील है। वो पैकेज ले चुके हैं। शादी, हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, स्पिरिचुअल मास्टर, पूजा, सब उसी का, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ये सब उसी के ही हैं, उसी से निकले हुए ब्रांचेज हैं ये। वो खत्म, ब्रांचेज खत्म। स्कूल वाले बैठे हुए हैं, इनका छोटा बच्चा, उनको पता चलेगा कि अरे क्या बच्चा पैदा हो गया, तो उधर आपको सी, आप अगर अपने बच्चे को प्यार करोगे, इतने छोटे बच्चे को स्कूल भेजोगे यार, आप आदमी हो, आप ह्यूमन हो, आपको ह्यूमन होने का हक नहीं है, इतना छोटा बच्चा। सी, एक बंदर, बंदर तक नहीं अपने बच्चे को छोड़ता है यार, जब तक वो एकदम से वैसा नहीं हो जाता है। और आदमी का हाल देखो, इतना छोटा बच्चा को इतना किताब देके उसको स्कूल भेज देता है, कि उसको पता है कि अब मेरा फ्रीडम गया तो कम से कम 4 घंटा कम से कम ब्रीथ तो कर पाएंगे। ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैंने देखा है, मैं कहता आंखन देखी। पंकज जी, जैसा मैं कह रही थी कि आपसे बातें करके बहुत सारी ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात हुई है। अब ऑडियंसेस को इसमें से जो समझना है, जो सीखना है, जो देखना है,
ये वो जाने। हाँ वो जाने। और मैं तो अपना हर पॉडकास्ट बना के यही कहती हूँ कि हमारा तो यहाँ पे काम है कि हम कुछ आइडियाज को ऐसे डिस्कस करें कि आप जो अपना फिक्स्ड आइडिया लेके बैठे हैं हाँ, उसको ब्रेक करने की हाँ, आपको एक इंस्पिरेशन दे पाए। अब उसे आप ब्रेक करके कुछ उससे भी बेकार बनाते हो हाँ, या कुछ बहुत अच्छा बना लेते हो, कुछ बहुत अच्छा पा पाते हो, ये आपकी अपनी क्रिएशन है और आपकी लाइफ आपकी ही क्रिएशन होनी चाहिए, ऑटोमेटिक मोड में नहीं चलनी चाहिए हाँ, कि हमने कहीं से एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लिया, चाहे वो परिवार से आया, चाहे सोसाइटी से आया, समाज से आया, खुद की पढ़ने समझने से आया और उस टेम्पलेट से ही हम जिए जा रहे हैं। उस टेम्पलेट से थोड़ा भी डेविएशन होता है तो लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, सब कुछ गलत है, सब कुछ खराब है। तो एक ऑल्टरनेट टेम्पलेट और बहुत सारे ऐसे ऑल्टरनेट टेम्पलेट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आप उसमें कौन सा चुनते हो, आपकी लाइफ में क्या फिट बैठता है, वो देने की यहाँ पे कोशिश है कि आप खुद को कैसे बेहतर टटोल पाओ। पंकज जी, बहुत सारी बातें की आपसे। मैं एंड में अपने सभी गेस्ट से एक सवाल पूछती हूँ कि उनकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है, जो आप पहले ही बता चुके हो हमें। तो इस प्रोग्राम को हमने शुरुआत भी आपकी एक पोइट्री के साथ किया था और एंड भी आपकी एक पोइट्री के साथ ही करना चाहेंगे। तो कोई आपकी सबसे बेस्ट पोएम जो आपको लगती है या राइटिंग जो आपको लगती है वो सुना दीजिए। लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं, और जिनके पास जितना ज्यादा है खुद के बारे में गलतफहमी, वो उतना ज्यादा मटक रहे हैं। और अगर कोई चाहता है अपनी मौज की जिंदगी जीना, वो सामने वाले की निगाहों में खटक रहे हैं, हालांकि वो भी भटक रहे हैं। और कभी कभी किसी को सौभाग्य से मिलता है आसमां में उड़ने का आत्मविश्वास, उनके पाँव में एक साथ कई सारे लोग लटक रहे हैं। लोग भटक रहे हैं, अपने ही घर के खुले दरवाजे में अटक रहे हैं। क्या बात है पंकज जी। एक और आपकी जो पोइट्री है जो हम पहले बात कर रहे थे, जो मैंने सुनी, वो पानी पे लिखने वाली, वो भी जरा सुना दीजिए, बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, और मैं एक ऐसे अचानक से ध्यान आया कि सच खोजना नहीं होता है, सिर्फ झूठ से खाली होना होता है, जो बचता है वो सच ही बचता है। ठीक है, हाँ वो है कि देखने वाले को देखना इतना आसान है, ऐसे देखने वाले को देखना, हम तो इसे देख रहे हैं ना, लेकिन देखने वाले को देखना इतना आसान है, ऐसे जैसे पानी पे किसी ने लिखना चाहा हो अपना नाम, और ये समझ कर छोड़ दिया हो नाम लिखने वाला और ना लिखते हुए नाम को देखने वाला, सब एक ही है। और वो नीली मछली जो कब से ये सब देख रही है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रोफाउंड आपकी राइटिंग है पंकज जी। और आपके साथ बात करके बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कॉन्वर्जेशन रहा। और ना आप कुछ सोच के आए थे ना मैं कुछ सोच के आई थी, और हमने ऑर्गेनिकली जो बातों में से जो बातें निकली वो निकालने की कोशिश की। आपकी लाइफ की एक तरह से क्या सोच विचार है, किस तरह से आप लाइफ को देखते हो और क्या क्या आप कैसे आप इस मुकाम तक हो जहाँ पे आप हो, कुछ और हमने उस बारे में मैं बात की। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे, मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ कि मुझे आपके जैसा बीइंग के साथ में मुझे इतना सुंदर वक्त और इतना खूबसूरत चीज़ में शेयर किया, और आपने इतना प्रेम से उसको सुना है, इसके लिए मैं बहुत, और मुझे लगा कि मतलब नाउ समथिंग कंप्लीट, और मैं ऐसे ऐसे हो गया हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा, आई बहुत थिंक अच्छा। हम दोनों ही अपना ऑथेंटिक सेल्फ है यहाँ पर जो है। आप वो हैं जो वो आप हैं, मैं वो हूँ जो मैं हूँ। हाँ, ना मुझे आपको लेके जजमेंट है कि आप ऐसे हैं तो क्यों हैं, क्यूरियोसिटी है हाँ, कि ये कहाँ से आता है, ये सोच कैसे बनती है, हाँ, इस सोच में क्या क्या मायना है। हाँ, वो क्यूरियोसिटी है लेकिन जजमेंट नहीं है, हम्म। है ना। और मैंने अपनी समझ से जो आपसे सवाल पूछ सकती थी वो किए ना, आपकी मेरे को लेके कोई जजमेंट है। तो बहुत एक और ऑथेंटिक और ऐसे रॉ बातचीत ही कॉन्वर्जेशन, है, इट्स अ वेरी नाइस, मतलब। बहुत ही रॉ कॉन्वर्जेशन हमने रखा है। हाँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा इनविटेशन कबूल किया, आप यहाँ पर आए। हम्म। थैंक यू सो मच पंकज जी।